अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहले बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि अगर वो बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मेनी मोर क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक सैंपल स्पेस एस डिफाइन करते हैं, उसमें दो इवेंट्स डिफाइन करते हैं ई और एफ। तो यहाँ पे एक पार्ट हमने डिफाइन किया है ई एंड एफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था जब मैंने डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करी थी। तो यहाँ पे जब ई स्लैश एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ और ई क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। ई स्लैश एफ का मतलब होता है कि जो एफ इवेंट है इट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पे लिखा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये इवेंट अकर हो चुकी है, दिस हैज अकर्ड। और उसके बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करनी होती है दूसरे वाले इवेंट की, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है, ये अपना क्वेश्चन होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है तो ई स्लैश एफ के लिए हम सैंपल स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो सैंपल स्पेस एस है ये इवेंट ई के लिए भी है, इवेंट एफ के लिए भी है, लेकिन जिसकी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई स्लैश एफ जो इवेंट है उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ये एक बेसिक सी चीज समझने वाली यहाँ पे है। अगर मैं ई स्लैश एफ की बात करता हूँ, इसका मतलब एफ ऑलरेडी हो चुका है, तो जो हो चुका है एफ उसी में यहाँ पे वही आपका सैंपल स्पेस होगा। जैसे अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस एस की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये चीज हमने करी है, फिर उसमें से हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी अपने को निकालनी होती है। तो यहाँ पे अगर ये गिवन है, ये हो चुका है, इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस हम एस नहीं लेंगे, इसका सैंपल स्पेस रिड्यूस होके एफ हो गया है, क्योंकि एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑलरेडी हमने सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके यहाँ तक आ गया। तो ई स्लैश एफ के लिए क्या है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल सैंपल स्पेस को हम उससे डिफाइन करेंगे, दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर ई स्लैश एफ। इसका ये मतलब होता है। अब अपन बात करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, क्योंकि ये तो हो चुका। तो हम ई की अगर बात करेंगे तो ये सैंपल स्पेस में फेवरेबल पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन वो है जिसमें ई अकर हो रहा है। तो इसमें फेवरेबल पोर्शन की बात करेंगे, सो दिस इज द फेवरेबल पोर्शन, दिस इज द पोर्शन ऑफ ई व्हिच इज इन दिस सैंपल स्पेस एफ। जो सैंपल स्पेस किसका है, ई स्लैश एफ। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसके लिए ये वाला जो स्पेस है दैट इज द फेवरेबल स्पेस। तो ये हमारा इसका फेवरेबल पार्ट है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल अगर ये है, टोटल ये है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट ई एंड एफ, दिस इज ई एंड एफ ओनली। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ का बेसिकली मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई स्लैश ई इंटरसेक्शन एफ में है वो तो हो गया यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे दैट इज इसका सैंपल स्पेस का पार्ट है, दैट इज एन ऑफ एफ। तो ऐसे हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम प्रोबेबिलिटीज में कैसे चेंज करते हैं, इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं एन एस से डिफाइन करूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं पूरे सैंपल स्पेस के हिसाब से लिख सकता हूँ, वो हो जाएगी अगर इसके जो एलिमेंट्स को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, तो इसको अपन वो लिख लेंगे। एनएफ अपॉन एनएस की बात करूंगा तो इस सैंपल स्पेस के हिसाब से एनएफ अपॉन एनएस क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। इस तरह से इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं एक छोटे से इलस्ट्रेशन से, जैसे हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। और यहाँ पे अगर आपको ई स्लैश एफ ऐसे लिखा हुआ है कि गिवन है फर्स्ट कॉइन में टेल आ रहा है, आपको एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं इस तरह से भी आपको बताऊंगा और यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी अपन समझते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप हमेशा ई एफ इवेंट डिफाइन करेंगे, ई की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, एफ की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली। 2 हेड अपीयर हो रहे हैं एटलीस्ट, तो 2 हेड और 3 हेड यहाँ पे लिख लेंगे, तो वो हो जाएंगे ये वाले 4 केसेस। एफ है सिर्फ इवेंट ऑफ एफ की बात करेंगे क्योंकि नीचे डिवीजन नहीं आ रहा है, फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो फर्स्ट कॉइन टेल जिसमें भी आ रहा है वो सारे केसेस आ जाएंगे, दीज आर द 4 केसेस। और ई एंड एफ की बात करूंगा तो एटलीस्ट 2 हेड भी होना चाहिए और फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो इसमें जो कॉमन है वो हम यहाँ पे लेंगे, वो टी एच एच यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप यहाँ पे लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1 आउट ऑफ दैट इज 8 केसेस, यही अपन लिखेंगे सैंपल स्पेस के हिसाब से अगर अपने को लिखना है, दिस इज 1 आउट ऑफ 8 केसेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अगर मैं बात करूंगा दिस प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 4 आउट ऑफ 8 केसेस, 4/8 हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा हम इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि इस सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स इक्वली लाइकली हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इक्वली लाइकली क्यों है, क्योंकि हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8 सेम है। तभी हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ लिखनी है यहाँ पे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी से आप सिंपल डिवीजन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले से वैल्यू निकाली। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ बिना फॉर्मूले के हम इस तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे बोला फर्स्ट कॉइन शूज के, इसका मतलब अब ई स्लैश एफ के लिए बात करूंगा, सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर ई स्लैश एफ।
हम ये बोल सकते हैं दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर ई स्लैश एफ, राइट। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर ई स्लैश एफ। तो इसके लिए सैंपल स्पेस है। तो अब अगर अपन क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं कि ये सैंपल स्पेस है, फिर उसमें आपको ये चाहिए कि ये आकर होना चाहिए कि दो हेड भी होने चाहिए और एक कॉइन टेल होना चाहिए। तो आप नोटिस करो इस सैंपल स्पेस में से कितने एलिमेंट फेवरेबल हैं, एक ही फेवरेबल है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4। यही यहाँ पे आंसर आ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उससे भी आपका वही आंसर आएगा। ऐसे हम इसकी कंडीशनल प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ई और एफ एक दूसरे पे डिपेंड करने वाली इवेंट्स हैं, उसमें से एक इवेंट अगर हो चुकी होती है सैंपल स्पेस की, उसकी वजह से वो सैंपल स्पेस श्रिंक होके इतना हो जाता है, उसमें से हम वो पोर्शन कंसीडर करते हैं जो फेवरेबल वाला है। अब ये जो बेसिक डेफिनेशन है, इससे मैं एक बेस थ्योरम का आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके लिए ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि बेस थ्योरम भी हम पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओनली। अब हम यहाँ पे इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं जिसमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम होती है, जैसे यहाँ पे लिखा 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन एंड देयर वाइफ्स आर टू बी सीटेड रैंडमली। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली पी एंड सी इन्वॉल्व होता है, काउंटिंग के प्रिंसिपल्स। तो एक इंडियन है और 4 अमेरिकन है और उनकी वाइफ्स हैं वो सीट कर रही हैं। तो इसका मतलब कितने लोग हो गए, 5 तो मेन हो गए, 5 वाइफ्स होगी, टोटल यहाँ पे 10 पीपल हो गए अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल में अगर n लोगों को सिट करते हैं तो हम n माइनस वन फैक्टोरियल लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा। देन वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है, इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू द वाइफ, इसकी कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है, गिवन ये है। तो हमें इसकी कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है कि इंडियन कपल पेयर जो है साथ में बैठेगा, यही निकालनी है। तो ये हमारी इवेंट ई होगी। गिवन क्या है, गिवन अपने को यहाँ पे है दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड नेक्स्ट टू हिज वाइफ। तो हमें गिवन है 4 अमेरिकन कपल जो है वो सारे साथ में बैठे हुए हैं, दो दो के जोड़े में। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई स्लैश एफ निकालनी। तो ई इंटरसेक्शन एफ अपन क्या डिफाइन करेंगे, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इसका मतलब 4 कैप कपल टुगेदर नहीं, 5 कपल, क्योंकि इंडियन कपल भी साथ में होना चाहिए, ई एंड एफ का मतलब, और अमेरिकन कपल भी साथ में होना चाहिए। तो अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी ऑफ ई स्लैश एफ इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एफ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एंड एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हमें बेसिकली इसके नंबर ऑफ केसेस ही काउंट करने हैं कि ई एंड एफ में कितने केसेस होंगे और एफ में कितने केसेस होंगे, अगर वो हम डिफाइन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये अभी हमने डेफिनेशन से भी देखा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की क्या बात है, एफ में यहाँ पे बोल रहा है, जो हम यहाँ पे अगर ये डिफाइन करेंगे डिनोमिनेटर वाला पार्ट पहले, एफ का मतलब है यहाँ पे 4 अमेरिकन कपल्स टुगेदर। तो यहाँ पे जो अमेरिकन कपल है उनको मान लेते हैं H1W1, H2W2, H3W3 और H4W4। इन सबको साथ में बैठना है, तो इन सबको आप क्या करेंगे, एक बॉक्स में डाल देंगे। इसी तरह से अपन करते हैं, वी यूज बॉक्स मेथड, कि जो साथ में है उनको एक बॉक्स में आप डालते हैं, दिस इज कॉल्ड द बॉक्स मेथड। ये हम पीएनसी में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे बॉक्स मेथड यूज कर रहे हैं। अब जो इंडियन कपल है उसको हम मान लेते हैं H5 और W5। अब उस पे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, वो साथ में हो भी सकते हैं, साथ में नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इसको सर्कुलर टेबल में बिठाना है, चारों अमेरिकन कपल जरूर साथ में होने चाहिए। तो सर्कुलर टेबल में अगर अपन बिठाएंगे, चारों अमेरिकन कपल साथ में होने चाहिए, 5वें इंडियन कपल पे कोई कंडीशन नहीं है। तो हम कितनी ऑब्जेक्ट्स अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करेंगे, क्योंकि ये 4 तो बॉक्सेस हो गए। तो 6 ऑब्जेक्ट्स का अरेंज कैसे होगा, यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसे मान सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसके हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 माइनस 1 फैक्टोरियल आता है, यही होता है टोटल नंबर ऑफ वेज, इसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपन ये लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर लिए 1 2 3 4 5 6, 6 के अरेंजमेंट देख लिए सर्कुलर। अब बॉक्सेस के अंदर जो कपल का अरेंजमेंट वो अपने को लेना ही है, तो इसका 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4। तो ये है यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कपल। इस बॉक्स के अंदर W1 H1 W2 H2 आगे पीछे अरेंज हो सकता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, दैट इज एफ के नंबर ऑफ केसेस हमने डिफाइन कर ली। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ केसेस ऑफ ई एंड एफ की। अगर मैं बात करता हूँ, ई भी होना चाहिए और एफ भी होना चाहिए। तो ई और एफ अगर दोनों होना चाहिए, इसका मतलब इंडियन कपल भी साथ में और ये चारों कपल भी साथ में। तो उसके केस में यहाँ पे क्या होगा, ऐसे 5 बॉक्सेस बनेंगे, H1W1, H2W2, H3W3, H4W4। हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे। अब इंडियन कपल को भी एक बॉक्स में ही डालना है, इसका यही मतलब है। और यहाँ पे 5th हस्बैंड वाइफ जो है इंडियन कपल, उसको भी आप एक बॉक्स में डाल देंगे, H5W5। तो अब अगर हम इसके केसेस देखेंगे तो इसका अपन सर्कुलर अरेंजमेंट देखेंगे, तो 5 बॉक्सेस को सर्कुलर में अरेंज करोगे तो इट विल बिकम 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल। और आप इन सबका इंटरनल अरेंजमेंट देखोगे तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 5। अब आपका अगर ये जो आंसर आप निकालेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 5।
डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो अब हमने यहाँ पे देखो डिवीजन नहीं किया है क्योंकि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी से पुट करो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पुट करो, एक ही बात होती है। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे 2 फैक्टोरियल की पावर 5 ये से कैंसिल हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल में ये यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2, ये यहाँ पे बचेगा 5, आंसर आ जाएगा 2 बाय 5, जो मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। तो जनरली जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है मैं ऐसे ईएफ इवेंट डिफाइन करके ही करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब बेस थ्योरम का क्वेश्चन है उसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, उसमें भी ऐसे डिफाइन करके सॉल्व करना इजी रहता है। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। अब अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज, जैसे हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की देखी थी। तो पहली प्रोबेबिलिटी होती है अगर एक इवेंट ई है एक इवेंट एफ है, तो अगर हम बोलेंगे सैंपल स्पेस स्लैश ई इज इक्वल टू 1 होता है, सैंपल स्पेस स्लैश एफ भी 1 होता है। क्योंकि अगर सैंपल स्पेस स्लैश ई की अगर अपन बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो गया यहाँ पे फेवरेबल हो जाएगा इवेंट ई वाला स्पेस, जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया था। अगर हम लॉजिक से जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका सैंपल स्पेस, ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा एफ। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है सैंपल स्पेस स्लैश ई का मतलब है ई ऑलरेडी हो चुका, ई हो चुका तो मतलब ये वाला रीजन हो गया, दैट इज द सैंपल स्पेस फॉर एस स्लैश ई। और एस की प्रॉपर्टी निकालनी है तो ई वाला पार्ट है आपका फेवरेबल, और एस की प्रॉपर्टी मतलब एस तो खुद ही ई के बराबर हो जाएगा क्योंकि इतना ही है। तो न्यूमरेटर में भी 1 और न्यूमरेटर में जो आएगा डिनोमिनेटर में वही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो 1 ही आना है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई, यही यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह से ये दूसरा पार्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का ये होता है प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट में ए बार बी बार होता है, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट है, ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट है, सो ऑन। इसी तरह से अगर मैं सब में कंडीशनल प्रॉपर्टी लगा दूं तो भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो जो हमने वेन डायग्राम के फॉर्मूले देखे थे सब में अगर आप कंडीशनल प्रॉपर्टी से डिफाइन कर लेंगे यू कैन डायरेक्टली यूज दिस, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार स्लैश एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम जैसे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं ए बार की तो अपन कैसे लिखते हैं, या ई बार की अगर अपन प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये तो बेसिक डेफिनेशन है प्रॉपर्टी की। तो इसी में मैंने यहाँ पे स्लैश एफ लगा दिया तो वो भी फॉर्मूला ये वैलिड होता है। तो ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड अभी हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे आईआईटी जेईई का, उसको इस मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हो गया वर्ड प्रॉब्लम जिसमें ई और एफ इवेंट डिफाइन करके सॉल्व करते हैं, काउंटिंग करनी पड़ती है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यहाँ ए नहीं है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी बार अपने को दिया हुआ है 0.5, आपको ये वैल्यू निकाल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश भी लिख सकते हैं इसको, बी बार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी डैश भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है ये वाला पार्ट हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो हम बोलेंगे फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन दिस वैल्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अपने को ये दोनों वैल्यू सिंपली डिफाइन करनी है। तो जनरली मैं कैसे करता हूँ इसको, वेन डायग्राम से ही सॉल्व करने की सोचता हूँ, क्योंकि दो ही इवेंट्स हैं ए और बी, उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज डिफाइन है। तो वेन डायग्राम में मैं इसकी वैल्यू लिख के इजीली इसको समझ सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं ये वैल्यूज आसानी से डिफाइन कर लूंगा। तो यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी अपने को दी हुई है 0.3, बी की प्रॉपर्टी अपने को दी हुई है 0.4, और ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है जो बाहर वाला रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, और अपने को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है सैंपल स्पेस की, तो ये सब वैल्यूज अपने को पता है। तो इससे अपन ये जो कॉमन है ये वैल्यू निकाल सकते हैं अगर इसको मैक्स मान लो। तो ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये अपन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये अगर x है तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल 0.3 है, ये यहाँ पे हो जाएगा 0.4 माइनस एक्स, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 0.5 क्या होगा 1 होगा। उससे अगर आप निकालेंगे 0.3 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 0.4 माइनस एक्स प्लस 0.5 आउटसाइड का जो रीजन है इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इक्वल टू 0.2 के बराबर। तो ये अपना यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम इसी के हिसाब से अब डिफाइन करेंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालनी क्यों जरूरी थी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करता हूँ सपोज डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। तो इसके लिए अगर आपको कभी भी डिफाइन करना है तो हमें पता है ये रीजन कौन से होते हैं। ये वाला रीजन कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार होता है। ये कौन सा होता है, ए बार इंटरसेक्शन बी होता है, या बी इंटरसेक्शन ए बार। यूनियन अगर निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था जो सिंपल फॉर्मूले होते हैं उसमें आप बार भी लगा सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, इस तरह से मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर लूँ। सिंपल मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब अपन यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पता है 0.3, बी बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो है 0.4,
और प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या है, वो ये अपन ने लिखा 0.3 माइनस एक्स, तो 0.3 माइनस 0.1, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे अपन 0.3 माइनस 0.2, सॉरी 1 नहीं 0.2, क्योंकि x 0.2, तो ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.3 माइनस 0.4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.9, माइनस में आ जाएगा 0.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8। तो डिनोमिनेटर का पार्ट हमने इजीली डिफाइन कर लिया। अब आ जाते हैं न्यूमरेटर का पार्ट। तो न्यूमरेटर को कैसे डिफाइन करो, तो अब ये अपने को थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने वाला एक्सप्रेशन है, तो ऐसे केसेस में घबराने की जरूरत नहीं होती, आपको सिंपल फॉर्मूले ही लिखने हैं। कौन से फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला होता है बेसिक, प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एफ माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इस तरह के बेसिक फॉर्मूले आपको लिखने हैं जो आपको पता है। अब जब भी ऐसा होता है, एक बाहर है एंड है, एक दूसरा अंदर है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड को और में डिस्ट्रीब्यूट करके भी, नहीं तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए। इसको आप इवेंट ई मान लेंगे और जो दूसरा वाला है उसको पूरे को आप एफ मान लेंगे, इसको ई और इस पूरे को आप एफ मान लेंगे। पूरा जो है ये यहां से लेकर यहाँ, इसको थोड़ा मैं रीराइट करके लिख लेता हूँ यहाँ पे इस पार्ट को इवेलुएट करने के लिए। इसको मैं ई मान लेता हूँ, दिस इज योर ई, इसको मैं एफ मान लेता हूँ, दिस इज योर एफ। तो मैं प्रॉपर्टी ऑफ ई एंड एफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। ई एंड एफ का फॉर्मूला क्या होगा, इसको यहां ले जाएंगे तो हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एफ माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी ऑफ ई का मतलब हो गया प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी बार, माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ का क्या होगा, ई यूनियन एफ, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए यूनियन बी बार, ये यहां पे आ जाएगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अब देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू हम ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुके हैं, ये डिनोमिनेटर में अपने को पता है ये वैल्यू कितनी आई थी, दिस इज 0.8, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ बी अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, दिस वैल्यू इज व्हाट 0.4, ये भी अपने को पता है। तो बस अब ये वैल्यू निकाल, तो इसमें यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे भी यूनियन है और यहाँ पे भी यूनियन है, तो यूनियन को अपन अंदर ले जाके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इतना वाला जो पोर्शन है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी यूनियन ए यूनियन बी बार, ब्रैकेट हटा सकता हूँ क्योंकि सब जगह यूनियन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए यूनियन बी यूनियन बी बार। और जो बी यूनियन बी बार होता है दैट इज नथिंग बट योर सैंपल स्पेस, क्योंकि बी का यूनियन बी बार के साथ लेंगे तो टोटल मिल जाएगा। फिर ए का यूनियन सैंपल स्पेस के साथ लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट सैंपल स्पेस ओनली, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन सैंपल स्पेस विच इज नथिंग बट सैंपल स्पेस। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है दिस इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विच इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 0.4 प्लस 0.8 माइनस 1, ये आ रहा है। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखने चाहेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.4 प्लस 0.8 माइनस में आ जाएगा 1, अपॉन में क्या आएगा नीचे है 0.8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। तो 1.2 माइनस 1 हो जाएगा 0.2, नीचे आ जाएगा 0.8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो अब ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट दिस इज ए इजी क्वेश्चन, सिंपल आपने ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया है और सॉल्व कर लिया। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से वेन डायग्राम की हेल्प से एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बनाए जा सकते हैं जिसमें यहाँ पे वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी इवेंट लिख सकता है, जैसे मैंने ए यूनियन बी बार लिखा है, आप ए बार यूनियन बी लिख सकते हैं, आप ए एंड बी बार लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन अपना प्रीवियस ईयर का देखते हैं, आईआईटी का 2007 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट EC डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट E, let E, F and G are pairwise independent events with P of G is greater than 0, probability of E and F and G is equal to 0। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट स्लैश G इक्वल्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाला कहाँ है और कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या गलती होगी, देखो। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B, तो अपने को फॉर्मूला पता है, अपन ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, ऐसे लिखेंगे तो E बार है एंड F बार है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को हम C से भी लिख सकते हैं और बार से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा A है एंड B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इस तरह से अपन इसको लिखने का सोचते हैं। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो ध्यान रखेंगे दो वर्ड होते हैं, एक होता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और एक होता है म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, दोनों में फर्क होता है। अगर तीन इवेंट्स दी हुई है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, E और F आपस में इंडिपेंडेंट है, F और G भी आपस में इंडिपेंडेंट है और G और E भी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इन तीनों के लिए हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड G लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G, और इसमें भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंस में और म्यूचुअल इंडिपेंडेंस में फर्क क्या होता है, जब पेयर वाइज इंडिपेंडेंस होता है तब अपन यहाँ पे ये तीनों चीजें जरूर लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड G एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे तीसरा क्या है हमारा G एंड D, इसमें अपन लिख सकते हैं
प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे अपन नीचे लिख सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और यहाँ पे थर्ड को अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। लेकिन अगर हम वर्ड यूज करते हैं पेयर वाइज की जगह म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, तो दोनों में देखिए फर्क होता है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट लिखा होता है तीन इवेंट्स का, और पेयर वाइज लिखा होता है, फर्क होता है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा जो स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ देखते हैं। जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंस दिया होता है इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअली इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इसमें यहाँ पे पेयर वाइज डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस तो होता ही है म्यूचुअली में। तो म्यूचुअली में ये तीन कंडीशन तो होल्ड करती ही है। इन तीनों के अलावा एक और कंडीशन होल्ड करती है, प्रॉपर्टी ऑफ ई एंड एफ एंड जी। ये जो होता है ये प्रोडक्ट में होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ जी। ये भी एक चौथी कंडीशन होती है। तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस में ये होता है कि वो इवेंट्स पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होती है और तीनों आपस में भी इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। लेकिन पेयर वाइज में हम ये बोल सकते हैं दो के पेयर आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है ये हम नहीं बोल सकते। मतलब ये चीज ट्रू नहीं होगी। इसीलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ ई एंड एफ एंड जी क्या है, वो जीरो के बराबर दिया हुआ है। तो इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ जी जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला ये देख लेते कि ये पेयर वाइज पढ़ने की जगह म्यूचुअली पढ़ लेते, तो हम बोलते हैं हमें पता है ए अगर और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होता है। तो उसके हिसाब से हम इसको ऐसे रीड कर लेते कि ये और ये तीनों इंडिपेंडेंट है। तो उससे आप फिर इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते, प्रॉपर्टी ऑफ ई बार मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ एफ बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। आप इसको ऐसे लिख देते और यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी ऑफ जी। तो ध्यान रखिए ये अपन कब लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा होता म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तभी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, तब ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाता अगर ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट लिखा होता तो। नहीं तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट लिखा होता तो आपको दिखता कि यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाता और ये आंसर आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। ये आंसर आ जाता आपका, या जिसको हम वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, और उसको अपन चाहते तो फिर ऐसा भी लिख सकते थे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एंड एफ बार, क्योंकि वो पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट होंगे ही म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में, तो ये अपना आंसर आ जाता उसके केस में। लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम इसके बाद में आगे फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। यहाँ पे आके हम स्टक हो जाएंगे, फिर अपने को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ए एंड बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट शुड बी द। तो वैसे आपको करना पड़ेगा मैनिपुलेशन, वैसे आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम इसको फिर कैसे करेंगे सॉल्व, अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस में हम इन तीनों को तो एंड में अलग कर ही नहीं सकते, ये अपने को यहाँ समझ आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करूंगा यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे ये जो एंड का पार्ट है इसको मैं पहले ऐसे लिख लूंगा, क्योंकि अपने को पता है कॉम्प्लीमेंट को जब यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे यूनियन एंड में चेंज हो जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस समय इसको क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको भी एक प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी है, ई बार स्लैश एफ। तो ये देखो स्लैश में जी है और यहाँ पे इसका मैंने बार जनरेट किया है, ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पूरे का बार लिखा, ताकि मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई स्लैश एफ, वन माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ स्लैश जी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि उसके बाद में हम यहाँ पे हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर हम स्लैश लगा देते हैं फॉर्मूले वही रहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एफ माइनस प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सब जगह स्लैश जी है तो आप सब जगह स्लैश लिखते जाइए जी, और आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ई प्रॉपर्टी ऑफ एफ हो जाएगा, स्लैश जी तो आएगा ही, यहाँ पे भी स्लैश जी आएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी। इस तरह से अपन लिखेंगे तो सब जगह स्लैश जी आ जाएगा, फॉर्मूला वही है, वही अपन यहाँ अप्लाई करेंगे और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अब अपन इसको देखते हैं ये आंसर क्या है। तो यहाँ पे आप अब देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा, ये वाला पार्ट अब आपका इसका आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड जी आ जाएगा, क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, एंड जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दिस वैल्यू इज नथिंग बट जीरो, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये इवेंचुअली जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब इसमें पेयर वाइज इंडिपेंडेंस है तो प्रॉपर्टी ऑफ ई एंड जी को प्रॉपर्टी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ जी लिख सकते हैं अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ई आ जाएगा। इसी तरह से ये भी आप लिखेंगे तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एफ आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ई जो है जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ई स्लैश जी लिखने का मतलब क्या है, मैंने आपको ये बताया था जब डिपेंड करते हैं तभी हम स्लैश आगे लगा के लिखते हैं, डिपेंड नहीं करते आप उसको हटा सकते हैं। इसको अपन प्रॉपर्टी ऑफ ई और प्रॉपर्टी ऑफ एफ भी डायरेक्टली लिख सकते हैं और अपना आंसर भी वही आ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी आएगा वन माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार भी लिख सकते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी लिख सकते हैं, और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार लिख सकते हैं, और ये जो बचा हुआ है इसको साथ में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन जो जे एडवांस में आया था,
इसमें काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है, प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है, समझा गया है, तो इसमें काफी कुछ सीखने का है। ध्यान रखेंगे म्यूचुअल इंडिपेंडेंस पेयर वाइज इंडिपेंडेंस में डिफरेंस होता है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंस डज नॉट से कि ई एंड एफ एंड जी ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी होंगे। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में ये टर्म ये भी ट्रू होता है, ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंस भी ट्रू होता है, सारी की सारी चीजें ट्रू होती है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये आईआईटी में आया था 2012 में। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है, एग्जाम में आते हैं। इसमें ये जो सेकंड पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए शिप इज फिटेड विद 3 इंजन्स E1 E2 E3 द इंजन्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो क्वेश्चन में लिख लिया तीनों के तीनों इंजन इंडिपेंडेंटली है ऑफ ईच अदर। अब ये इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ही है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पेयर वाइज नहीं तो सेपरेटली लिखा हुआ होता है, तो ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है। मतलब इसमें E1 एंड E2 को आप E1 मल्टीप्लाइड बाय E2 लिख सकते हैं, E1 एंड E2 एंड E3 को भी आप E1 मल्टीप्लाइड बाय E2 मल्टीप्लाइड बाय E3 लिख सकते हैं। तो सारी चीजें ट्रू है विद देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी 1/2 1/4 1/4। तो प्रॉपर्टी ऑफ E1 आपको दे दी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको दे दी है, ये रन करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है। E1 E2 1/4 है और E3 अपने को गिवन है 1/4, ये अपने को यहाँ पे वैल्यू दी। अब अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ इंजन मस्ट फंक्शन। तो 3 में से 2 इंजन चलने चाहिए तभी शिप चलेगा, यही लिखा हुआ है। लेट x डिनोट द इवेंट्स सच दैट द शिप इज ऑपरेशनल एंड लेट x1 x2 x3 डिनोट रिस्पेक्टिवली द इवेंट्स दैट इंजन E1 E2 E3 आर फंक्शनिंग। तो हमें यहाँ पे बताना है विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। तो अब अपन यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ देखेंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट स्लैश x एग्जैक्टली 2 ऑफ शिप्स रनिंग स्लैश x। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल का, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसका यूज आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब x का क्या मतलब है, x डिनोट करता है द शिप इज ऑपरेशनल, दिस इज योर x। तो शिप अगर ऑपरेशनल है मतलब शिप रन करेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। तो शिप ऑपरेशनल कब होगी, जब 2 कम से कम फंक्शन करेंगे, एटलीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन मस्ट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, E1 E2 E3 में से 2 फंक्शनिंग कम से कम करने चाहिए, और E1 E2 E3 के फंक्शनिंग को उसने x1 x2 x3 बोला है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो तभी होगी जब तीनों में से 2 वर्क करेंगे। तो x1 वर्क करेगा, x2 वर्क करेगा और x3 वर्क करेगा। अगर तीनों वर्क करेंगे तो इंजन चलेगा, सही बात है। तो A एंड B एंड C इस तरह से। और या फिर इंजन कब वर्क करेगा, जब x1 वर्क करेगा, x2 वर्क करेगा और x3 वर्क नहीं भी करेगा तो भी इंजन रन करेगा। तो तीनों में से अगर एक भी वर्क नहीं करेगा तो भी इंजन रन करेगा या वो चलेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं x1 एंड x2 बार एंड x3 बार, तब भी इंजन क्या है, रन करेगा। 2 फंक्शन कर रहे हैं, फिर हम x1 बार लिख लेंगे एंड x2 एंड x3, तब भी इंजन वर्क करेगा। अब इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। तो सबकी प्रॉपर्टीज को हम सिंपली ऐड करेंगे। तो यहां से जो प्रॉपर्टी आएगी, यहां से जो प्रॉपर्टी आएगी, ये केसेस हैं आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सबकी प्रॉपर्टीज को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी कॉमन है। ऐसे क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आया था कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, और 3 पर्सन है या 3 स्टूडेंट्स ए और बी और सी, वो इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको केसेस लेने होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, जब तीनों के तीनों सॉल्व कर लेंगे, या फिर क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, तीनों में से कोई भी एक सॉल्व कर लेगा। तो आप उसके सारे केसेस ले सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, वो भी आप बोल सकते हैं। वो सारे केसेस हैं सैंपल स्पेस के, और वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है, ये हम नोटिस कर सकते हैं। ये होगा तो ये नहीं होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो ये x1 एंड x2 एंड x3 1/2 1/4 1/4, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो x1 और x2 होना चाहिए, तो 1/2 1/4, और ये बार है तो 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे आएगा 1/2 1/4, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1/4, क्योंकि अब x3 फंक्शनल नहीं। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, x1 की प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/2, x2 बार की क्या हो जाएगी, अब ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/4, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में थर्ड वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4। फिर लास्ट वैल्यू है ये, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे अपन, तो ये वैल्यू क्या आएगी, x1 बार। x1 बार मतलब इंजन 1 रन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसको 1 माइनस 1/2, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1/4 और 1/4, और इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी। तो एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, दिस इज ए क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। तो यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x देखेंगे तो कितना आएगा, नीचे 16 आएगा, नीचे यहाँ पे भी 16 आएगा, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, तो नीचे तो 16 आने वाला है।
पहले वाली टर्म में 1 आएगा, ऊपर यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3, ये आएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। इसको आप 5 अपॉन 8 भी लिख सकते हैं। तो दैट इज वन आंसर, बट इससे आपका आंसर नहीं निकला। अब अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट को आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करता हूं, तो ऑप्शन 1 में देखो क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार स्लैश x, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या बोलता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार इंटरसेक्शन x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब देखो नीचे वाला पार्ट अपने को पता है, ये चीज अपने को पता है। अब x1 बार स्लैश x एंड x का क्या मतलब है, ये जो x में जो सारे केसेस थे अपने को उसमें से वो केसेस लेने हैं जिसमें x1 बार होना चाहिए। तो x1 बार का नोटिस करो, एक ही केस है ये वाला, क्योंकि x1 बार एंड x का ये केस होगा कि इंजन फंक्शन तो होना चाहिए। x का मतलब यही है शिप इज ऑपरेशनल, शिप ऑपरेशनल है और x1 वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट x1 नहीं वर्क करेगा बट x2 और x3 को वर्क करना पड़ेगा, तभी तो शिप ऑपरेशनल होगा। उसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, नीचे आएगा प्रॉपर्टी ऑफ x। अब अगर अपन यहाँ लेंगे नीचे तो आ जाएगा यहाँ पे ये अपना 10/16, ये हम ऑलरेडी इवेलुएट कर चुके हैं, यहाँ ये पुट कर देंगे 10/16। ये क्या आएगा x1 बार वाला 1/2 1/4 1/4, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो यही आएगा। तो नीचे यहाँ पे आएगा दैट इज, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है सॉरी, यहाँ पे 10/16 नहीं आएगा, 3/4 3/4 और यहाँ पे क्या आएगा 2/2, तो 3 3 और 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये 2 आएगा, 3 3 और 2 8 और ये 9 आ जाएगा यहाँ पे 9/16, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 1/2 सॉरी 1/2 आएगा तो ये 1 ही आएगा, सॉरी तो 8/16 ही आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। दिस विल बी द आंसर नॉट 10/16, क्योंकि नीचे तो 16 आएगा, यहाँ 3/4 यहाँ 3/4 और ये तो 1/2 ही आएगा, तो ये यही वैल्यू वापस आ जाएगी, तो ये 1 आएगा। 8/16 आएगा तो यहाँ 10/16 ही आएगा, दिस इज 8/16। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये 1/16 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/16 अपॉन 8/16 विच इज नथिंग बट 1/8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब वो तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए अपना करेक्ट आंसर नहीं है। इसी तरह से अपन यहाँ पे ऑप्शन 2 को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 ऑप्शन करके बता देता हूँ, बाकी ऑप्शन भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 ऑफ शिप्स इंजन आर फंक्शनिंग स्लैश एक्स, तो एग्जैक्टली 2 वाले कौन से केस जो लेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 की बात करता हूँ, एग्जैक्टली 2 उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे x के साथ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यही आएगा। एग्जैक्टली 2 का क्या मतलब है, तो एग्जैक्टली 2 एंड x वाले कौन से केसेस हैं, ये 3 केसेस, यही अपने को लेने हैं। तो यहाँ पे इन तीनों की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, नीचे प्रॉपर्टी ऑफ x लिखेंगे जो अपने को पता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन क्या होगा 3 + 3 + 1, यही आएगा अपॉन 16। तो ये जो ऊपर आएगा यहाँ पे कितना आएगा, दिस विल बिकम 7 अपॉन 16। ये वाले जो केसेस हैं ये 3 ये वाले केसेस है, इसकी बात हो रही है, ऊपर वाला पार्ट ये है न्यूमरेटर का, दिस इज द केस जब एग्जैक्टली 2, इसीलिए हमने इसको अलग से डिफाइन किया क्योंकि बाकी पार्ट इसी से रिलेटेड है। अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा 8 अपॉन 16, तो देखो वैल्यू कितने आएगा, ये आ जाएगा 7/8, तो ये देखो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे आपको 3 और 4 निकालना है, तो 3 भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ऑप्शन 3 भी एक बार मैं बता देता हूँ, 4 फिर आप निकाल लेना। 4 निकाल देता हूँ क्योंकि 4 करेक्ट आंसर है, 3 आपका गलत आएगा। 4 में लिखा हुआ है x/x1, तो इसमें अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा x इंटरसेक्शन x1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। x इंटरसेक्शन x1 का मतलब क्या है, ये x के केसेस है, उसमें x1 वाले केसेस ले लो। x1 वाले केसेस कितने, ये 3 है, देखो इसमें x1 है, बाकी कुछ भी हो बस ये 3 केसेस का सम ऊपर आएगा। तो ये 1/16 है, ये 3/16 और ये 3/16, यही आएगा। तो यहाँ पे ऊपर आएगा 1/16 + 3/16 + 3/16, यही यहाँ पे वैल्यू आएगी दिस वन। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x1 की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, जब हम x1 की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम x2 और x3 पे अपने को कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। तो यहाँ पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, सिर्फ x1 की प्रोबेबिलिटी, उसका x2 x3 से कोई लेना देना नहीं है, तो x1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो आप यहाँ ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7/16, ये आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर 7/8 आएगा, 7/16 ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 7/8 होगा, बट यू गॉट द आइडिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आ सकता है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन काफी कॉमन है जो बारी बारी रिपीट होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कोई एक प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होगी, कोई एक मशीन है कैसे वर्क करेगी, या सपोज ऐसे बोल सकते हैं किसी एक कल्प्रिट को हैंग करना है और 3 जजेस बैठे हैं जो वर्डिक्ट देंगे। तो वर्डिक्ट देंगे, तीनों में से हैंग कब होगा, जब मेजॉरिटी होगी। तो उसमें ऐसे भी आ सकता है मेजॉरिटी कब होगी, जब 2 जज बोलेंगे उसको हैंग करना है या 2 जज बोलेंगे उसको फ्री करना है। दैट विल बी आल्सो द सेम क्वेश्चन। इसमें 2 इंजन फंक्शन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनाया जाता है, और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम।
तो अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम इसका क्या मतलब है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसको एक सिंपल से तरीके से समझते हैं। तो ये जो है इट्स इज अ थ्योरम रिलेटिंग सैंपल स्पेसेस, दो सैंपल स्पेस को कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने पहले आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है सेम ही सैंपल स्पेस के टुकड़े। तो ये बोलता है अगर एक सैंपल स्पेस है जिसके आपने n पार्टीशंस कर दिए, जनरली एग्जाम में कैसे आता है उसके 3 या 4 पार्टीशंस होते हैं। उस सैंपल स्पेस से आप क्या करते हैं, एक दूसरे सैंपल स्पेस की इवेंट को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक सैंपल स्पेस है, एक दूसरा सैंपल स्पेस अलग है, उसको आपने कनेक्ट किया है। दिस इज कॉल्ड इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। जो पहला सैंपल स्पेस है जिसके हमने पार्टीशन किए हैं, वो सारे के सारे पार्टीशंस क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब उसमें कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। तो सारे के सारे जितने भी पार्टीशन है उसको कंबाइन करके पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। और हर सैंपल स्पेस की इवेंट को हमने एक दूसरे सैंपल स्पेस की इवेंट के साथ कनेक्ट किया है। तो ध्यान रखिए ये जो इवेंट ए है, ये किसी और सैंपल स्पेस की इवेंट है। उस सैंपल स्पेस में बहुत सारी इवेंट्स हो सकती हैं, उसमें से हमने एक इवेंट ली है ए और उसको यहाँ पे इससे लिंक किया है। मतलब हमने क्या किया, इस इवेंट को डिपेंड किया है इस सैंपल स्पेस की इवेंट्स के ऊपर। ये हमने इस तरह से रिलेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल ये बोलते हैं कि अगर सपोज हमने बोला कि हमने 3 पर्स रखे हुए हैं, हमने 3 पर्सेस में से किसी भी पर्स को सेलेक्ट किया। तो सिलेक्शन जो है वो एक सैंपल स्पेस है कि पर्स 1 को सेलेक्ट करेंगे, पर्स 2 को सेलेक्ट करेंगे, पर्स 3 को सेलेक्ट करेंगे। दैट इज अनदर सैंपल स्पेस। अब नेक्स्ट है आपका उसमें से कॉइन निकालना। तो कॉइन जो निकालना है वो एक इवेंट है। उस इवेंट को आपने तीनों पर्सेस से कनेक्ट किया है, उस सैंपल स्पेस से कनेक्ट किया। अब वो हो सकता है कि वो जो कॉइन आपने निकाला 50 पैसा कॉइन है, 1 रुपी कॉइन है, इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट को एक सैंपल स्पेस से कनेक्ट कर रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या है, बेसिकली सिलेक्शन ऑफ पर्सेस। बट वो जो इवेंट है वो सिलेक्शन स्पेस से जो भी इवेंट है उससे वो कनेक्टेड है और उसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। यहाँ पे ये जो भी है, तो एक दूसरे सैंपल स्पेस की एक और इवेंट को आपने कनेक्ट किया। तो अब हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो वो डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, आपने इस तरह से डायग्राम देखा होगा। तो जनरली कंफ्यूजन यही होता है, इस सैंपल स्पेस में ही E1 E2 E3 इसी सैंपल स्पेस में ए है, नहीं। ये ए जो है एक कनेक्टेड इवेंट है जो इस सैंपल स्पेस से है, बट वो जो ए इवेंट है किसी दूसरी सैंपल स्पेस का ही पार्ट है, उसकी एक इवेंट को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब हम ये बोलते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है तो क्या होगी। तो हम ये बोलते हैं कि जो ए है वो सबसे कनेक्टेड है, E1 से भी, E2 से भी, E3 से भी। तो हम बोलते हैं पहले हमेशा E1 E2 E3 होगी, उसी के बाद ए होगा क्योंकि ए उससे कनेक्टेड है। तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड ए, E4 एंड ए। जितने भी कनेक्शन है उसके बाद में जो भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी ए की, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करेंगी, तो उससे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो E1 एंड ए की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1। तो ये देखो डिपेंडेंट इवेंट्स है, ए जो है E1 पे डिपेंड कर रही है, तभी हम ऐसा लिखते हैं। तो इसको ए स्लैश E1 लिख सकते हैं। इसका मतलब E1 के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो आपको लिखनी है। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय ए स्लैश E3, इसी तरह से ए स्लैश EN। और जो ए की प्रोबेबिलिटी है सबसे कनेक्टेड है, तो सबसे जो प्रोबेबिलिटी आएगी उस सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ए की बनेगी। इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे ध्यान रखता हूँ, इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेस है या एक सैंपल स्पेस है जिसके टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को, हर टुकड़े को मैंने एक इवेंट से कनेक्ट किया है या उस पर डिपेंडेंस किया है। तो वो जो डिपेंडेंस वाली इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। अब बेस थ्योरम क्या होती है, बेस थ्योरम है, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे व्हाट इज बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम को हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। तो मैं ये बोलता हूँ, तो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखेंगे, बट ये क्या है, इन इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। इसको ही हम बोलते हैं बेस थ्योरम, इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। दिस इज बेस थ्योरम, यही हमारी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओनली। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है हम एक ही सैंपल स्पेस में दो इवेंट्स डिफाइन करते हैं ई और एफ, और हम बोलते हैं उसमें से एक इवेंट हो गई, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल। तो वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन द सेम सैंपल स्पेस। उसी के अंदर अगर हम डिफाइन करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो उसको अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और अगर हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस तो उसी का एक फैंसी नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं बेस थ्योरम। दैट्स इट, और कुछ नहीं। सॉल्व हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से ही करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए का जो कनेक्शन है उसकी ये प्रोबेबिलिटीज के ये टुकड़े हैं, तो अगर मैं बोलूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कि इसमें ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, गिवन इवेंट ए इज ऑलरेडी हैपेंड। तो हमें बताना है कि इवेंट ए हुआ है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 बताना। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 स्लैश ए, ये अपने को निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इवन एंड ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इवन एंड ए का अपने को फॉर्मूला पता है। इसके हिसाब से देखेंगे तो इवन एंड ए कौन सा है, ये है अपना फेवरेबल, और टोटल पार्टीशन इतने हैं टुकड़े उसके, तो फेवरेबल अपॉन टोटल अपन इस तरह से लिखते हैं। तो अपन ये बोलते हैं ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो डिवीजन में ये टोटल प्रोबेबिलिटी की ही वैल्यू आती है।
इसी तरह से वो फॉर्मूला लिखा हुआ होता है। होता वो बेस थ्योरम इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैं सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करके आपको बताऊंगा। मैं क्वेश्चन को गेस ही नहीं करता कि वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं दोनों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि होता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। बस इसमें ये ध्यान रखना है जिसका आपस में कनेक्शन किया हुआ है, वो कनेक्शन जो है वो सेम सैंपल स्पेस का पार्ट है या डिफरेंट सैंपल स्पेस का, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने आप पता लग जाएगा। डिफरेंट सैंपल स्पेस का पार्ट कैसे होता है, पहले एक चीज होगी उसके बाद में डिपेंडेंट वाली दूसरी चीज होगी कुछ और, तो वो डिपेंडेंस वाली चीज होगी, इसको मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ। और सेम सैंपल स्पेस का पार्ट क्या है, सेम ही सैंपल स्पेस में दो इवेंट डिफाइन करेंगे, वो आपको देख के पता लग जाएगा। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आईआईटी का 2013 का। एक बॉक्स B1 है जिसमें 8 व्हाइट और 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बॉक्स है उसमें बॉल्स दी हुई है, तीसरे में दी हुई है, तो ये तीन मैंने यहाँ पे बना दिए। बॉक्स लिख लो या बैग लिख लो। अब अपने को लिखा हुआ है वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। तो अब अपन ने बोला द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी का अपना क्वेश्चन है ऑल थ्री बॉल्स ऑफ सेम कलर। तो सेम कलर की कब होगी बॉल्स, थ्री बॉल्स ऑफ सेम कलर कब होगी, जब तीनों की तीनों बॉल आपकी क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए। तो अपन बोलेंगे सेम कलर की कब होगी, जब W1 भी आए, W2 भी आए और W3 भी आए। तीनों से अगर व्हाइट बॉल आ जाए, W1 एंड W2 एंड W3 तीनों बैग से व्हाइट बॉल आ जाए, ये हो सकता है केस। या सेम कलर की बॉल कब हो सकती है, जब अपन यहाँ पे बोलेंगे दैट इज तीनों बॉक्सेस से अगर आ जाए रेड कलर की बॉल, तो R1 आ जाए, दूसरे से भी R2 आ जाए और तीसरे से भी R3 आ जाए, यही अपन बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज द केस। तीसरा अपन यहाँ बोल सकते हैं कि तीनों से अगर सेम कलर की बॉल आ जाए तो तीनों से रेड ब्लैक आ जाए, पहले से भी ब्लैक आ जाए, दूसरे से भी ब्लैक आ जाए और तीसरे से भी ब्लैक आ जाए, यही केस होंगे। और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटीज आप ऐड कर सकते हैं, ये अपने को पता है। तो ये अपना क्लियर है। अब पहले केस की बात करेंगे, तो पहले बॉक्स से W1 आया, दूसरे से W2 आया, तीसरे से W3, तो ये अपने को दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट ही है। इस बॉक्स से बॉल सेलेक्ट करोगे, एक बॉल, तीनों में से एक निकालनी, तो पहले से W निकालोगे तो आएगा 1/6, दूसरे से W निकालोगे तो फिर से 1/6, नहीं 2/6, और 2/6 नहीं सॉरी 2/9, और तीसरे से आप निकालोगे W तो आ जाएगा 3/12। तो ये अपने W की लिख ली प्रॉपर्टी, इसमें अगर यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी तो ये कितनी आएगी रेड की, 3/6, 3/9 और यहाँ पे आ जाएगा 4/12, ये आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। तीसरे की अगर अपन यहाँ लिखेंगे ब्लैक के हिसाब से, तो ब्लैक है 2, 4 और 5, तो हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 5/12, और आप सिंपली इसको ऐड कर, तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं दिस इज द टोटल प्रॉपर्टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, यही चीज यहाँ पे आएगी। हर बॉक्स से एक एक बॉल निकालनी, तीनों बॉल सेम कलर की होनी चाहिए, तो अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपका सिंपली आंसर मैच कर जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है बेस थ्योरम, तो अब इसके दो पार्ट थे, एक और पार्ट था, देखो इसमें लिखा हुआ है इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड बॉक्स। अब क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, रैंडमली वर्ड जहां पे भी लिखा हुआ है कि आपको नहीं पता कौन सा बॉक्स सेलेक्ट किया है, तो ये क्या है, एक खुद में एक सैंपल स्पेस को डिफाइन करता है। दिस इज वन सैंपल स्पेस, दिस इज ए सैंपल स्पेस, ओके, बिकॉज देयर इज अ रैंडम सिलेक्शन। तो मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ इसको, रैंडमली वर्ड जहां लिख दिया तो एक सैंपल स्पेस यहाँ पे बन जाएगा। इसको अपन इस तरह से रीड करते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज डिफाइंड होगी, मैं इस तरह से इसको रीड करता हूँ। फिर अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड, तो पहले अपन ने ये सिलेक्शन किया बॉक्स का, एंड वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट एंड द अदर बॉल इज रेड। तो अपने को ये लिखा हुआ है दो बॉल जो अपन ने निकाली, उसके लिए अपन ने क्या किया, पहले बॉक्स सेलेक्ट किया, वो रैंडम सिलेक्शन था। फिर जो दोनों बॉल निकाली उसको अपने को पता है एक बॉल व्हाइट है और एक बॉल रेड है, वैसे अपने को पता नहीं होनी चाहिए थी, तो अब ये अपना गिवन है और अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है ये दोनों बॉल बॉक्स 2 से निकाली। तो अपने को गिवन है दो बॉल जो निकाली है, एक व्हाइट और एक रेड है, और अपने को प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है दोनों बॉल बॉक्स 2 से आपने निकाली। तो अब मैं इसको सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करूंगा, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये अपने को दिया हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो B2/A निकालना है। मैं इसको पहले हमेशा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर फॉर्मूला आएगा B2 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम इसको रीड करेंगे, तो इसका मतलब है बॉक्स 2 का सिलेक्शन एंड उसके बाद में क्या है, बॉल का सिलेक्शन, दिस इज व्हाट इट इज डिनोटिंग। अब आप नोटिस करो बॉक्स 2 का सिलेक्शन एंड ऊपर क्या लिखा हुआ है, बॉल का सिलेक्शन। तो पहले एक चीज होगी फिर दूसरी चीज होगी। अब आपको दिख रहा होगा एक सैंपल स्पेस, बॉल का सिलेक्शन इज डिफरेंट सैंपल स्पेस, क्योंकि बॉल का सिलेक्शन डिफाइन करेगा कौन सा कलर है, रेड, व्हाइट या ब्लैक, तो उसका एक अलग सैंपल स्पेस बनेगा, और वो जो सैंपल स्पेस बनेगा तीनों बॉक्सेस के लिए अलग अलग बनेगा, लेकिन उसमें से एक इवेंट अपन ने फिक्स कर दी तीनों के, उसमें क्या है, वन व्हाइट और वन रेड। तो हमने जो बॉक्स का सिलेक्शन करेंगे वो अपना क्या होगा, दैट इज ए रैंडम इवेंट। तो जो बॉक्स का सिलेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ आएगी, एंड ए का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन व्हाइट वन रेड। तो अब मैं ए की प्रोबेबिलिटी सब में डिफाइन कर लेता हूँ क्या होगा, क्योंकि तीनों की तीनों इवेंट्स जो है ए सबसे कनेक्टेड है, इससे भी इससे भी इससे भी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कहां से आपने बॉल सेलेक्ट करी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1, ये लिख सकता हूँ क्योंकि B1 के बाद में ही A का सिलेक्शन होगा,
तो उसके हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा 1 व्हाइट 1 रेड की क्या होगी, 1 व्हाइट और 3 रेड में से सिलेक्ट करेंगे, 1C1 3C1 अपॉन टोटल कितनी है यहाँ पे 6, तो हम लिखेंगे 6C2, यही यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब अगर अपने को यहाँ डिफाइन करनी है बैक टू के बाद में ए की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो A/B2 लिखेंगे। तो ये डिपेंडेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि B2 के बाद में ही A हो सकता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे तो 2C1 1 व्हाइट 3C1 1 रेड, टोटल कितनी है 9 बॉल्स, तो 9C2। और अपन यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, तो यहाँ पे अपना है प्रॉपर्टी ऑफ A/B3। तो यहाँ पे अपन इसमें वैल्यू लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 3 में से एक व्हाइट सेलेक्ट करेंगे तो 3C1, और यहाँ पे 4 में से एक रेड सेलेक्ट करेंगे 4C1, और ये है 12 तो 12C1। अब आप नोटिस करिए ये सारी क्या है, बैग 1 बैग 2 बैग 3 के सिलेक्शन के बाद है, बट बैग के सिलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। तो अपना क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक सैंपल स्पेस है जो बैग के सिलेक्शन की बात करता है, क्योंकि सबसे पहले बैग का सिलेक्शन ही होगा। तो या बैग 1 का सिलेक्शन होगा, या बैग 2 का सिलेक्शन होगा, या बैग 3 का। अब ये देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इससे अपन ने एक इवेंट ए को कनेक्ट किया है, दिस इज योर इवेंट ए, जिसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। जो इवेंट ए है वो तीनों से कनेक्टेड, और इवेंट ए क्या है, तीनों बैग्स के लिए एक कॉमन चीज है। बैग 1 में से भी हो सकती है, बैग 2 में से भी हो सकती है, बैग 3 में से भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जब मैं बात करता हूं तो हम नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड ए, B2 एंड ए, एंड B3 एंड ए। यहाँ पे अपनी ये वैल्यू अपन लिखेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू अपन लिख लेंगे। तो ये वैल्यूज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है इस तरह से, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका आपको। तो ये आ गया B1 एंड ए, B2 एंड ए, B3 एंड ए, ये वैल्यू लिखी, और ऊपर आ गया प्रॉपर्टी ऑफ B2 एंड ए। ये अपन ने वैल्यूज यहाँ पे कर ली डिफाइन। तो आपको क्लियर हो गया, पहले बैग का सिलेक्शन है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेस है, और है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यही होता है, आपको दिख जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आप तो सीधे फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला लिखने के बाद में क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है। तो अब अपन ने जैसे ही फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नोटिस करो, B2 एंड, फिर B2 एंड ए को ऐसे विजुलाइज करो, एंड का मतलब बीच में है ब्रेक, पहले B2 है फिर A है। B2 मतलब बैक का सिलेक्शन, A मतलब बॉल का सिलेक्शन, तो पहले बैक का सिलेक्शन होगा फिर बॉल का सिलेक्शन, दे आर इंटरकनेक्टेड डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट यहाँ पे है ये, तो पहले बैक का सिलेक्शन फिर ए का सिलेक्शन, और नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ ए। तो अब आप ये सोचो कि ये जो सिलेक्शन है 1 व्हाइट 1 रेड का, वो बैक 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, क्योंकि अब आप ध्यान रखेंगे ये जैसे ही पता लगा कि ये कनेक्टेड है, ये तो B2 से अगर आपने कनेक्ट किया है तो नीचे B1 से भी कनेक्शन हो सकता है, और B3 से भी हो सकता है। तो नीचे जो प्रॉपर्टी ऑफ ए है इसकी 3 पार्ट है, ये आपको पता है, क्योंकि B1 B2 B3 तीनों से कनेक्शन। तो नीचे B1 एंड ए आएगा, B2 एंड ए आएगा, और B3 एंड ए आएगा। और अगर आप B1 एंड ए, B2 एंड ए और B3 एंड ए तीनों लिखेंगे, तो अब आप बोलेंगे सर आपने तो सिर्फ स्लैश की प्रोबेबिलिटी लिख दी यहाँ पे। ये प्रोबेबिलिटी क्या अपनी B1 एंड ए नहीं है, ये अपनी है होनी चाहिए, ये अपनी प्रॉपर्टी है A/B1, ये अपनी प्रॉपर्टी है A/B2, और ये अपनी प्रॉपर्टी है A/B3। अगर अपने को B1 एंड ए लिखना था तो वो क्या था, वो तो ये आना चाहिए था। B1 एंड ए का मतलब क्या होता है, पहले B1 होगा मल्टीप्लाइड बाय A/B1, यही तो होगा, यही तो होता है कि पहले B1 की प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि पहले B1 बैक का सिलेक्शन होगा, फिर उसमें से बॉल का सिलेक्शन होगा, तो A/B1। अब बैक का सिलेक्शन 3 बैग्स हैं, आइडेंटिकल है, तो इक्वल वे सिलेक्शन होगा, तो 1/3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ A/B1, तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/62, ये आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, इधर भी 1/3 मल्टीप्लाइड आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इसलिए मैंने वो 1/3 वैल्यू नहीं लिखी, वो इवेंचुअली कैंसिल ही हो जाएगी ऊपर से और नीचे से, बट वो आपको लिखनी चाहिए क्योंकि इसका इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे आपका फिर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बेसिक बेस थ्योरम के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा IIT 2013 का एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमेशा आपको निकालना नहीं होता है प्रोबेबिलिटी, कई बार आपको नंबर ऑफ बॉल्स भी निकालनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, ईच ऑफ n urns contain 4 white and 6 black balls, n plus 1 turn contains 5 red and 5 black balls। तो n urns है जिसमें इस तरह से बॉल्स है, n plus 1 turn है जिसमें अलग तरह से बॉल है। वन ऑफ द n plus 1 is chosen at random, तो टोटल n plus 1 urns में से हमने एक को चूज किया। 2 balls are drawn from it without replacement, both the balls turn out to be black। तो ये अपनी गिवन इंफॉर्मेशन है, both balls are black, ये अपने को दे दिया, दिस इज गिवन। और अपने को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो अपन ने लिख लिया। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द n plus 1 urn was chosen, ये अपना क्वेश्चन। तो मैं हमेशा ऐसे लिख लेता हूँ E और A, फिर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ E and A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब E क्या है, तो मैंने देखा यहाँ पे ये बोलता है अर्न का सिलेक्शन, A क्या है, बॉल्स का सिलेक्शन, तो ऑब्वियसली पहले अर्न का सिलेक्शन होगा फिर बॉल का सिलेक्शन होगा, और अर्न का सिलेक्शन का एक सेपरेट सैंपल स्पेस होगा, क्योंकि अर्न के सिलेक्शन में आप या तो ये वाले अर्न सेलेक्ट करोगे या रिमेनिंग वाले अर्न सेलेक्ट करोगे, सो दैट इज अ डिफरेंट सैंपल स्पेस। और बॉल का जो सिलेक्शन है उससे कनेक्टेड है, तो मुझे पता लग गया दिस इज बेस थ्योरम। तो मुझे पता है जो पहला पार्ट है अर्न का सिलेक्शन, दैट मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे ई की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे इनिशियल जो सिलेक्शन है सैंपल स्पेस का, तो मैं इस तरह से जो इनिशियल पार्ट होता है उसको मैं ऐसे देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या सिलेक्शन हो सकता है,
या तो एन अर्न्स का सिलेक्शन हो, ऐसे अर्न का सिलेक्शन हो जिसपे 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल हो, ऐसे वाले अर्न्स का सिलेक्शन हो, या फिर कौन से अर्न का सिलेक्शन हो जिसमें 5 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स हो, उसका सिलेक्शन हो। तो अब मैंने यहाँ पे बोला n प्लस वन अर्न इज चोजन, तो ई अपना क्या है, n प्लस वन अर्न, तो यहाँ पे इसको मैंने इवेंट ई बोल दिया, तो ये मैं इसको बोल देता हूँ इवेंट एफ। तो अब अपने को पता है जो इवेंट ए की बात हो रही है, जो इससे कनेक्टेड है, जो अपना गिवन है, तो वो क्या है, दोनों में कॉमन है। एफ के बाद में भी ए हो सकता है, ई के बाद में भी ए हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, इसी को जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसको रीराइट करके अपन ऐसे लिख लेते हैं कि इसके दो टुकड़े हैं, अपने को पता है ई एंड ए भी हो सकता है और एफ एंड ए भी हो सकता है, यही बेस थ्योरम होती है, यही हम लिखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो पहला वाला पार्ट है अपने को पता है उसी के पार्टीशन होंगे, क्योंकि अपने को आइडिया लगी कि आप बेस थ्योरम है, इसके कितने पार्टीशन होंगे आपको देख के पता लग जाएगा बैक का सिलेक्शन कैसे होगा। तो अब अपने को सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। ई एंड ए का क्या मतलब है, ई एंड ए का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय, पहले ई का सिलेक्शन होगा दैट इज अर्न का, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश ई, यही तो होता है। तो ई का सिलेक्शन का मतलब क्या है, एन प्लस वन अर्न इज चोजन, एन प्लस वन अर्न एक ही अर्न है, ध्यान रखेंगे वन अर्न है, तो उसके सिलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, वन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस वन में से एक अर्न सेलेक्ट होगा दैट इज एन प्लस वन अर्न, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। ए स्लैश ई की प्रॉपर्टी क्या होगी, अब ए क्या बोलता है, टू बॉल्स आर ड्रॉन ब्लैक, तो एन प्लस वन अर्न में से ब्लैक बॉल ड्रॉ होगी दो, 5c2 अपॉन 10c2, यही होगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है तो एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब इसी तरह से अपन डिफाइन कर लेंगे दूसरा वाला पार्ट, तो दूसरे वाले पार्ट में अपना यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ एफ एंड ए, तो ये वैल्यू आएगी प्रॉपर्टी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश एफ। अब प्रॉपर्टी ऑफ एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब है जो दूसरा वाला अर्न है उसका सिलेक्शन, लेकिन उसके नंबर एन है, ऐसे एन डब्बे हैं जिसमें इस तरह की बॉल, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी एन अपॉन एन प्लस वन। और ध्यान रखिए प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एफ डेफिनेटली वन ही होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं और ये पूरे सैंपल स्पेस को डिफाइन करते हैं, दैट इज अर्न का सिलेक्शन। मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश एफ का मतलब क्या है, अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो उसमें से दो ब्लैक बॉल, मतलब 6c2 अपॉन 10c2, और अपने को ये प्रॉपर्टी दी हुई है दिस इज 1/6, तो अपने को ई स्लैश ए की वैल्यू दी हुई है दिस इज 1/6, तो अपने को यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी, तो अब ये इक्वेशन बन गई 1/6 इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में यही पार्ट आ जाएगा, आप यही लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू, और डिनोमिनेटर का आपको पार्ट पता है वो आप ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालें। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन नाउ। तो बेस थ्योरम इज वेरी सिंपल, अगर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऐसे, पहले हमेशा ये फॉर्मूला ही लिखिए, उसमें जो पहला पार्ट है वो ही सैंपल स्पेस का फर्स्ट सैंपल स्पेस होता है जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिविजन्स होते हैं, मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ, बस मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि एक पहले हो रहा है फिर दूसरा उस पर डिपेंड है, वो उसके बाद में ही होगा। तो इस तरह से कभी भी होता है तब अपन इसमें बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन कंटेन 3 कार्ड्स, one of them is red on both sides, one is blue on both sides, one is red on one side and blue on other side. A card is randomly chosen and put on the table. It shows red color on the upper side. Find the property that other side is also red. तो randomly chosen कहाँ है, ये रहा, ये अपने को दिख रहा है। तो जब मैं randomly chosen की बात करता हूं तो अपने को पता है randomly chosen में कार्ड की सिलेक्शन की बात हो रही है, तो कार्ड तीन तरह के हैं, तो तीन तरह में से कोई सा भी कार्ड सेलेक्ट हो सकता है, तो अपने को दिख ही रहा है, और अपने को गिवन ये है रेड ऑन द अपर साइड, तो ये अपने को गिवन है, गिवन अपना जो है उसको मैं ए लिख लेता हूं, क्या है, रेड ऑन अपर साइड, ये अपना गिवन है। और जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो अपन लिख लेते हैं, वो क्या, प्रोबेबिलिटी दैट अदर साइड इज आल्सो रेड। तो अपने को जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है वो अपन बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी अपने को डिफाइन करनी है इवेंट ई की, उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन करनी है वो इवेंट है अदर साइड इज रेड। अभी क्या क्वेश्चन रीड करते वक्त आपको ऐसे अजीब सा लगेगा, अब आप इसको विजुअलाइज करो कि इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिख दूंगा तो इसका मतलब ये है कि अपन फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश ए अपॉन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब अपने को पता है ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ई क्या बोलता है, ई बोलता है अदर साइड इज रेड। अदर साइड इज रेड का मतलब क्या है, ये तो अपने को पता है, अदर साइड रेड होना चाहिए, इसका मतलब ये कौन से कार्ड की बात कर रहा है, ये बोल रहा है इसको कंबाइन करके बोथ साइड रेड, यही तो हो गया, क्योंकि अदर साइड इज रेड है और गिवन है रेड ऑन अपर साइड, तो बोथ साइड रेड वाले कार्ड की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये कार्ड के सिलेक्शन की बात हो रही है। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ कार्ड दैट इज रैंडमली चोजन। तो ये जो ई है ये कार्ड के सिलेक्शन की बात हो रही है, और कार्ड के सिलेक्शन के बाद में ही ए इवेंट होगी। ए इवेंट क्या होता है, दैट इज इट शोज रेड ऑन द अपर साइड, तो ए जो इवेंट है वो उससे कनेक्टेड है। तो अब अपने को दिख रहा है जो कार्ड का सिलेक्शन है वो पहले अगर अगर हो रहा है तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे जो कार्ड का सिलेक्शन है उसके तीन टुकड़े होंगे। कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं यहाँ पे, दैट इज वो रेड ऑन बोथ साइड्स भी हो सकता है, ब्लू ऑन बोथ साइड्स भी हो सकता है, रेड ऑन वन साइड भी हो सकता है, ब्लू ऑन अदर साइड। तो इन कार्ड्स को मैं बोल देता हूं, एक कार्ड है अपना आर आर रेड ऑन बोथ साइड्स, एक कार्ड है अपना ब्लू ऑन बोथ साइड्स, और एक है रेड और ब्लू ऑन बोथ साइड्स।
तो ये जो ई की बात हो रही है, ई कौन सा है? ई बोलता है बोथ साइड रेड, तो ये अपना ई है। तो ये इवेंट ई की बात करता है, ये बात करता है, अगर आप इसको बोल देते हैं इवेंट एफ, और ये अपन बोल देते हैं इवेंट जी। और जो इवेंट ए है वो इससे कनेक्टेड है, क्योंकि जो आप सेलेक्ट करोगे कार्ड उसी के हिसाब से आप देखोगे उस पे क्या आएगा, तो ये आपस में कनेक्टेड है। तो अब मैं सिंपल, मुझे पता है कि नीचे यहाँ पे जो ए है इसके 3 टुकड़े होंगे, या तो ई एंड ए होगा, या एफ एंड ए होगा, या जी एंड ए। बस अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ई एंड ए का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश ई। अब ई एंड ए का मतलब क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ ई। प्रॉपर्टी ऑफ ई डिनोट्स दिस वन, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक ब्लैक कार्ड। अब क्योंकि टोटल 3 ही कार्ड है, तो वन कार्ड के सिलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश इवन। तो अगर मैंने 2 साइडेड ब्लैक कार्ड को सेलेक्ट किया है, और ए क्या डिनोट करता है? रेड ऑन अपर साइड, तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी? यही अपना ई है क्या? सॉरी, ई इज व्हाट, अदर साइड इज आल्सो रेड। तो ई अपना ये है, सॉरी, रेड रेड वाला ना, ये है ई। इसको मैं बोल देता हूँ, क्योंकि रेड रेड वाला ही ई है। तो अगर मैं ई की बात कर रहा हूँ, तो वन रेड रेड कार्ड का सिलेक्शन 1/3 हो जाएगा। तो उसमें से रेड कार्ड ऑन अपर साइड होगा, तो अब इसमें देखो दोनों साइड ही रेड है। तो अगर मैंने रेड रेड वाला सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं बोलूंगा रेड ऑन अपर साइड, दोनों साइड अगर रेड है तो कोई सा भी फेस आप शो करोगे तो रेड ही होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश इवन 1 ही होगी। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो ये आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश एफ। एफ अपना क्या है? ब्लैक ब्लैक का सिलेक्शन, उसकी प्रॉपर्टी तो 1/3 होगी। अब मैंने ब्लैक ब्लैक वाला कार्ड सेलेक्ट कर ली, तो अगर मैंने इसको रखा अपर साइड रेड होना चाहिए, वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर में 0 ही आएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 0 ही होगी। फिर प्रॉपर्टी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश जी वन लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 1/3 आएगा इसका सिलेक्शन रेड ब्लैक का। अब मैंने बोला इसमें 2 साइड है, रेड और ब्लैक, और अपर साइड जो है रेड आना चाहिए, तो प्रॉपर्टी कितनी होगी? 1/2, क्योंकि एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लैक। तो यहाँ पे जो अपनी प्रॉपर्टी है न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, नीचे आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस ये 0 आएगा, प्लस में आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स was found to contain only 51 cards. If the first 13 cards which are examined are all red, what is the probability that missing card is black? तो अब हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है, उसके बेसिस पे हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें लिखा हुआ है फर्स्ट 13 कार्ड्स जिनको एग्जामिन किया गया, दे आर ऑल रेड्स, और हमें बताना है मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, दैट इज उसको इवेंट टी मान लेते हैं, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। गिवन है 13 कार्ड्स जो आपने ड्रॉ करे, दे आर ऑल रेड। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब हमें पता है दिस इज क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरम है या नहीं है वो सब मत सोचेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम इवेंट ई और इवेंट ए को देखेंगे, दे आर पार्ट ऑफ द सेम सैंपल स्पेस और दे आर समहाउ कनेक्टेड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर हम देखेंगे ए डिवाइड कर रहा है, 13 कार्ड्स आपने ड्रॉ करे, रेड है, तो एक बंडल ऑफ यहाँ पे कार्ड्स, उसमें से 13 कार्ड्स आपने ड्रॉ करे वो रेड है, दिस इज द इवेंट ए। तो अगर इवेंट ए की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें और क्या केस हो सकता है? रेड ड्रॉ हो सकता है या ब्लैक, क्योंकि जो पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें रेड और ब्लैक कार्ड होते हैं। तो हमें दिख रहा है ए का जो सैंपल स्पेस है उसमें रेड और ब्लैक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। लेकिन जो ई है उसमें लिखा हुआ है मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। अब मिसिंग कार्ड भी रेड हो सकता है, मिसिंग कार्ड भी ब्लैक हो सकता है। तो मिसिंग कार्ड इज ए डिफरेंट सैंपल स्पेस, ए कार्ड निकालना इज ए डिफरेंट सैंपल स्पेस। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेस। इस तरह से वो कनेक्टेड है। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? मिसिंग कार्ड कौन सा है पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से, क्योंकि हम 51 कार्ड्स में से ही फिर कार्ड को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो इवेंट ई है, अगर हम बात करेंगे, तो जो पहला अपना सैंपल स्पेस है, उसमें यहाँ पे सैंपल स्पेस इस तरह से कनेक्टेड है। एक सैंपल स्पेस है यहाँ पे इस तरह से, उसमें यहाँ पे कितने केसेस हो सकते हैं? 2 केसेस ही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इवेंट ई तो जो अपन ने डिफाइन किया है, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, ब्लैक इज मिसिंग, ओके। और एक और हम डिफाइन कर लेते हैं उसका यहाँ पे पार्टीशन, दैट इज मिसिंग कार्ड इज रेड। और हमारा एक और सैंपल स्पेस है, उसकी एक इवेंट जो है ए, ए की हमारी इवेंट क्या है, हमें दिया हुआ गिवन क्या है? जो 13 कार्ड्स आपने ड्रॉ किए हैं वो सारे के सारे क्या है? रेड। ये हमें गिवन है। तो हमने इसके बाद में ये किया है, क्योंकि पहले मिसिंग कार्ड होगा फिर ही कार्ड ड्रॉ करोगे, इसको लिंक किया है। तो हमें दिखा है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी निकालनी है हमें, ई एंड ए, और नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो ए है वो ई पे भी डिपेंड कर सकता है, एफ पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि एफ के बाद में भी ए हो सकता है, ई के बाद में भी ए हो सकता है। तो हम इसको ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ए, इसके बेसिकली क्या होंगे? 2 टुकड़े होंगे। कौन से 2 टुकड़े होंगे? एक टुकड़ा होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ए, दूसरा टुकड़ा होगा हमारा इसका, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड ए। ये 2 टुकड़े यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। अब हम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो अब हमें पता है ई एंड ए की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमें फॉर्मूला पता है। क्या बोलता है? पहले ई होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ ई निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय, फिर ए होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश ई निकालेंगे। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बाकी क्वेश्चन आप भूल जाइए। क्वेश्चन ये है कि पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड मिस हो गया, वो ब्लैक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो जितने ब्लैक होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम डिफाइन करेंगे, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 26 ब्लैक कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52। तो ये है प्रोबेबिलिटी कि मिसिंग कार्ड ब्लैक होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई, तो ए स्लैश ई का मतलब क्या है, अब हमारे पास 51 कार्ड है, ब्लैक मिस हो गया, तो ब्लैक कितने हो जाएंगे, 25, 26 हो जाएंगे रेड। अब आपने उसमें से 13 रेड कार्ड ड्रॉ किए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड कितने बच गए थे 26, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो दूसरा वाला पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 26 में से 13 कार्ड ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द रेड कार्ड जो आपने ड्रॉ किए, दैट 13 कार्ड्स, तो रेड में से ही ड्रॉ करेंगे, टोटल 51 है, तो नीचे क्या आएगा 51 सी 13, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी आ रही है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा। सिमिलर तरह से अगर हम न्यूमरेटर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में भी ये वैल्यू आने वाली है, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ए। तो एफ का मतलब है यहाँ पे ई अगर हमारा मिसिंग कार्ड ब्लैक है तो एफ हमारा मिसिंग कार्ड रेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 आ रहा है रेड, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 26 बाय 52 ही आएगी। और हमेशा आप नोटिस करेंगे जो कनेक्टेड है उसमें जो पहला वाला सैंपल साइज है उसके हमेशा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पार्टीशन होंगे और वो एग्जॉस्टिव होंगे, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो बनाएगा, देखो 26 बाय 52, 26 बाय 52 नथिंग बट 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश है, तो एफ हो गया मिसिंग कार्ड रेड है हमें पता है, तो 51 कार्ड में से अब अपने को 13 कार्ड्स निकालने हैं, रेड होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, मिसिंग कार्ड रेड है तो 25 में से ही 13 निकलेगा, नीचे आएगा 51 से 13, तो ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया टोटल। अब हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, तो ये अपने को पता है 1/2 है, ये भी 1/2 है, ऊपर भी 1/2 है, तो 26/52 तो कैंसिल ही होना है, और नीचे 51C13 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और ऊपर भी आएगा, वो भी कैंसिल होगा, तो इवेंचुअली एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 26C13 प्लस 25C13, सॉरी ऊपर तो 26C13 ही आएगा, नीचे क्या आएगा 26C13 प्लस में क्या आएगा 25C13। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल इस तरह से। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 26C13 25C13 इसको ऐड करके एनसीआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, दैट इज दिस इलस्ट्रेशन। तो अब इस क्वेश्चन को देख के जनरली ये दिख रहा है छोटा सा क्वेश्चन है, ये जनरली क्या है, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे को ये लगता था जो छोटे क्वेश्चन होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दिखने में, वो क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के होते हैं, बेस थ्योरम के नहीं होते, क्योंकि दोनों में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है जो एक दूसरे से आपको दिया हुआ ये गिवन और ये हो रहा है, ये आपस में कनेक्टेड है या ये जो दोनों है एक का ही दो पार्ट है, और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो ये सिर्फ आपको चेक करना है, फिर उसके बाद में सिंपली नीचे आपको उसके देखने कितने टुकड़े हैं और उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये होता है बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी के हम टुकड़े ऐसे लिखते हैं, कोई फॉर्मूला ये नहीं है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी के पेपर में 2016 में आया था। इस क्वेश्चन को हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पहले डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ का मतलब होता है एफ ऑलरेडी हो चुका है, तो सैंपल स्पेस एस जो है रिड्यूस हो जाता है एफ वाले पार्ट पे, और उसमें से हम इवेंट ई डिफाइन करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, इस तरह से होता है। तो उसी बेसिक के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको कोई भी बेस थ्योरम बड़े फॉर्मूले कैलकुलेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाले क्वेश्चन कहाँ यूजफुल होते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद में मैं आपको बताऊंगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली टू प्लांट्स T1 एंड T2। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पहले आप वो लिखते जाइए। तो दो प्लांट्स हैं, अपना एक प्लांट T1 है और एक अपना प्लांट T2 है। इस तरह के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे कि मेडिकल टेस्टिंग कर रहे हैं और हमें पता है कि एड्स है या नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव इस तरह से भी आ सकता है। तो दो प्लांट्स हैं, प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20%, प्लांट T2 प्रोड्यूसेस 80% ऑफ टोटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड। तो जो T1 प्लांट है वो कितने परसेंट कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है 20%, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 80%। तो मैं जो टोटल प्रोडक्शन है वो मान लेता हूं, सपोज देर आर 100 कंप्यूटर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 100 में से प्लांट T1 कितने प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 20%, प्लांट T2 कितने प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे दैट इज 80%। तो ये हो गए 20 कंप्यूटर्स और 80 कंप्यूटर्स, क्योंकि 20% ऑफ 100 80% ऑफ 100। ऐसा कभी भी क्वेश्चन होता है जिसमें से पॉपुलेशन का बाइफर्केशन है परसेंटेज की टर्म में दिया हुआ है, तो आप उस एक नंबर को अज्यूम करके उनके नंबर ही मान लीजिए, बहुत इजी तरह से कैलकुलेशन होगी। देखिए आगे लिखा हुआ है 7% ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम तो गिवन यहाँ पे ये है कि 7% टोटल कंप्यूटर्स डिफेक्टिव है, तो 100 में से डिफेक्टिव कितने हैं आपको सिर्फ वो लिखना है यहाँ पे। तो अपन बोलेंगे अगर 100 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें 7 डिफेक्टिव कंप्यूटर है, ये अपने को दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो 7 डिफेक्टिव है मतलब 93 कंप्यूटर्स जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, ये अपने को पता है। तो ये गिवन है, अभी तक इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट नहीं किया, दिस इज जस्ट गिवन इन्फॉर्मेशन कि अगर 100 कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसमें से 20 के 80 के उसमें से 7 डिफेक्टिव हैं, तो 93 नॉन डिफेक्टिव है। अब ये नहीं पता 7 डिफेक्टिव T1 से आएंगे या T2 से आएंगे,
तो अब इसके लिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट इवन। अब ये देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ऐसे कुछ लिखा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, कंप्यूटर डिफेक्टिव है कि वो प्लांट T1 में प्रोड्यूस हुआ। तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से अपन रीड कर रहे हैं वाली। ओके, तो ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव कंप्यूटर है, गिवन है कि वो T1 में प्रोड्यूस हुआ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्लैश T1, यही मतलब हो गया, इज इक्वल टू 10 times of probability computer turns out to be defective given that it is produced in T2। तो ये जो है इसका 10 टाइम्स है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, नो प्रॉब्लम, ये अपने को पता है, ये अपने लिख लिया। आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है where P denote the probability of eventing। आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड। तो हमने क्या किया है, 100 में से एक रैंडम कंप्यूटर सेलेक्ट किया है एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो अब ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी ही, अब यहाँ पे आ गया अपना क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन, कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट किया, इट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। तो गिवन अपने को ये है, अब ये जो है गिवन अपन मान लेते हैं इसको इवेंट ई, नहीं एफ मान लेते हैं सपोज। गिवन क्या अपने को, एक कंप्यूटर जो सेलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव है, एक कंप्यूटर सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव, ये अपने को लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव दिया हुआ अपने को। अब अपने को प्रॉपर्टी निकालनी, ई की प्रॉपर्टी निकालनी। ई क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो अपने को निकालना है कि प्लांट T2 जो है उसमें प्रोड्यूस हुआ है। तो अपने को जो प्रॉपर्टी निकालनी है वो है ये ई स्लैश एफ, हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ये। तो ई स्लैश एफ लिखने की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको डिफेक्टिव है तो इसको डी लिख देता हूँ, और ये T2 में प्रोड्यूस हुआ तो इसको T2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं जो अपने को निकालना है दिस वन, फाइंड की प्रोबेबिलिटी ये T2 की है। तो अपने को निकालना है T2 गिवन है डिफेक्टिव, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे T2 एंड डिफेक्टिव अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। ये बेसिक फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमने यहाँ पे लिखा। हमें पता है गिवन डिफेक्टिव है T2 में प्रोड्यूस हुआ, ये अपने को बताना है, तो ये अपन यहाँ पे लिखिए। अब हम इस पे फोकस करें, तो जो अब आपको दिया हुआ उस पे फोकस करो। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन लिख ली हमने, अज्यूम कर लिया परसेंटेज में होता है तो अजम्पशन इज इजी। अब ये क्या लिखा हुआ है इसको अपन समझते हैं, तो इसको आप सबसे पहले समझते हैं। तो इसके हिसाब से तो ये भी लग रहा है दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड T1, ऐसे तो लिखेंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, दिस इज व्हाट यू विल राइट, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड T2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, दिस इज व्हाट वी विल राइट। ये अपने को यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और ये अपने को 7% जो डिफेक्टिव है ये भी अपन ने यहाँ लिख लिया, 7 डिफेक्टिव। तो अब यहाँ पे अपन क्या वैल्यू लिखेंगे, तो अब अपने को लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ D स्लैश T1। D स्लैश T1 का मतलब क्या है, पहले T1 का सिलेक्शन होगा फिर D का सिलेक्शन होगा, ऐसे तो होगा। तो इसका कहने का मतलब ये, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो T2 स्लैश D लिखा है, T2 स्लैश D हो जाएगा T2 एंड D। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर सकते हो ऐसे भी, और आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड T1 अपन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन T1, ऐसे भी पुट कर सकते हो। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, मैं सैंपल स्पेस के हिसाब से इसमें देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डिफेक्टिव है या नहीं है, डिफेक्टिव तो बाद में आएगा, पहले T1 का सिलेक्शन। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट कि T1 में से कितने डिफेक्टिव हैं वो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और T2 में से कितने डिफेक्टिव है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट इट मींस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस वाले पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टाइम्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड T2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T2। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस को यहाँ नीचे से कैंसिल आउट कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज टोटल 7 डिफेक्टिव है, और अगर मैं इसमें से मान लेता हूँ देयर आर X डिफेक्टिव, और यहाँ पे लिख लेता हूँ Y डिफेक्टिव, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल अगर 7 है तो हम लिख सकते हैं 7 इक्वल टू X प्लस Y। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन जो अपन यहाँ बना सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ D स्लैश T1 D स्लैश T2, इसका मतलब है डिफेक्टिव कितने हुए T1 में, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफेक्टिव X है 20 में से, तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब है X अपॉन 20, लेफ्ट में ये लिखा है। और नोटिस करो यहाँ से भी वही आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D एंड T1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T1, ये आएगा। तो X अपॉन 20 ही आएगा। तो ये लेफ्ट का पार्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ D स्लैश T2। तो अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसमें Y डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव सेलेक्ट हुआ है T2 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Y अपॉन 80। तो यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी इक्वेशन। तो अब इन दोनों से आपको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको एक्जैक्टली पता लग जाएगा T1 T2 में कितने डिफेक्टिव। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल, और 4 2 8, 4 5 20, तो यहाँ से आ जाएगा 2X इक्वल टू 5Y, और X प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर देंगे Y की जगह X 7 माइनस X। तो अब फिर यहाँ निकाल लेते हैं ना, ये वैल्यू क्या आएगी,
तो अब अपना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 7 माइनस x, तो 2x आ जाएगा 35 माइनस 5x। तो 7x आपका 35 आ रहा है, इससे आपको पता लग गया x की वैल्यू कितनी है, 5। तो अब अपने को ये पता लग गया कि डिफेक्टिव जो 7 है उसमें से प्लांट T1 में से कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 5, और प्लांट T2 से कितने आएंगे, 2। ये अपने को पता है। अब अपने को ये जो वैल्यू निकालनी है इसको अपन इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको समझेंगे। तो ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, अपने को समझ आ गया। तो अब अपने को प्लांट T1 में पता है डिफेक्टिव कितने हैं भाई, 20 में से 5 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं वो आप यहाँ पे लिखें। तो ये तो हो गए अपने डिफेक्टिव वाले, और नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, डी बार लिख लेंगे अगर अपन, तो वो वैल्यू हो जाएगी अपनी, दैट इज 15। और प्लांट T2 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, वो है 2, तो नॉन डिफेक्टिव यहाँ पे हो जाएंगे डी बार, दैट इज 78। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये लिखा हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है हमें पता है कि वो डिफेक्टिव है। तो आपको अगर पता है वो डिफेक्टिव है, तो अब आपका सैंपल स्पेस कितना है, आपको पता है वो डिफेक्टिव है। तो आपको पता है अगर वो डिफेक्टिव है तो इसका मतलब सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे डिफेक्टिव के हिसाब से। तो अगर आपको पता है वो डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बतानी, तो डिफेक्टिव कितना है भाई, ये रहा। डिफेक्टिव है तो अपने को पता है, तो अपने को पता है 7 ही पीस की बात हो रही है, यही मतलब है, क्योंकि वही उसका सैंपल स्पेस है। तो हमने सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दिया। अब अपना क्वेश्चन ये है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि 7 एलिमेंट्स ही हैं जो अपने को पता है। अब अपने को बताना है कि वो T2 से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 स्लैश डी का ये मतलब है डिफेक्टिव है और वो T2 से आया। तो अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं इसी तरह से क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर हम वो वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी इसके हिसाब से कि T2 से आया है वो, तो T2 वाले कितने हैं, डिफेक्टिव 2, तो वो हो जाएगा फेवरेबल। तो उसके हिसाब से अगर अपन यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू जो अगर अपन लिखना चाहें तो ये वाला अगर है तो नीचे आएगा फेवरेबल, नीचे होएगा टोटल, टोटल कितने हैं 7 एलिमेंट्स अगर उसकी बात कर रहे हैं, और ऊपर क्या आएगा जो फेवरेबल है, फेवरेबल कौन से है, जो T2 से आया, T2 से कितना है 2, तो ऊपर आएगा 2, तो ये आंसर आएगा 2/7। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो मैंने कोई बेस थ्योरम नहीं लगाई, ये तो सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये भी सिंपल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसको हमने रिड्यूस करके किया। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन मैंने शायद रीड ढंग से नहीं किया, यहाँ लिखा इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो ये था, वो ये पूछा था कि डिफेक्टिव नहीं है, फिर बताओ वो T2 से आया, T2 स्लैश डी बार पूछा था। तो T2 स्लैश डी बार का मतलब है डिफेक्टिव नहीं है, तो आपका सैंपल स्पेस वो होगा जो डिफेक्टिव नहीं वाले एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर अपन डिफाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो डिफेक्टिव नहीं वाले कितने हैं टोटल, 78 प्लस 15 दैट इज 93। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे जो इसके सैंपल स्पेस में होंगे, क्योंकि इसी से अपने को मतलब है। और उसमें से फेवरेबल वाले कौन से होंगे, जो T2 के होंगे, T2 के कितने हैं 78, तो ये आएगा 78/93। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा था, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन डिफाइन किया जा सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं कि जैसे 2 फैक्ट्री है, उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन परसेंटेज में डिफाइंड है, सो इट बिकम्स इजियर कि आप एक नंबर से स्टार्ट करके इसको लिख लें। अगर इस क्वेश्चन में, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन यहाँ पे बनाई गई थी। अगर सपोज इस तरह से नहीं होता, सिर्फ लिख देता T1 एक प्लांट है जो 20% प्रोड्यूस करता है, T2 80% प्रोड्यूस करता है, T1 में जो है वो 5% डिफेक्टिव है, T2 में जो है वो 2% डिफेक्टिव है, सपोज इस तरह से लिख देता, तो आप ये नंबर्स डिफेक्टिव वाले और नॉन डिफेक्टिव वाले इजीली डिफाइन कर लेते। और अगर आपको सिर्फ ये पूछा होता तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू कैलकुलेट, क्योंकि अपने को सिर्फ काउंटिंग करके फेवरेबल अपॉन टोटल लिखना है। कोई बेस थ्योरम नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसमें तो क्या एक अच्छी चीज ये दी हुई थी, ये क्वेश्चन अच्छा बनाया गया था, तो ये चीज ऐसे लिखी हुई थी। तो इसको मैं इस तरह से बेस थ्योरम के बिना, मतलब कोई फॉर्मूला लिखे बिना, बेसिक कंडीशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर सकता हूं। तो ऐसे ये सॉल्व किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था IIT 2020, जिस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 4/5 और 1/5 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये 80% और ये 20% है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ग्रीन कितनी है, 80 बॉल्स है, रेड कितनी है, 100 बॉल्स है। आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन। और उसके बाद में भी क्या है, ये करेक्ट जो है इसको भी परसेंटेज में लिख लो, दिस इज 75%। तो उस हिसाब से उनकी वैल्यूज आप डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को भी अगर मैं वैसे सोचना चाहूँ तो देखेंगे हम पर कैसे करेंगे, और अगर वैसे नहीं करेंगे, कंडीशनल प्रॉपर्टी से करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 80% है और इसकी 20% है। तो मैं यहाँ पे यही करता हूँ, जो ग्रीन प्लस रेड है उस नंबर को हम मान लेंगे, बॉल्स कितनी है वो आप मान लो, या सिग्नल मान लो कितने हैं, टोटल कितने सिग्नल है, 100 सिग्नल है। देखो इजी तरीका ये है, परसेंटेज में लिख लो उसको। तो ये अपन ग्रीन प्लस रेड को मान लेते हैं 100, और ग्रीन कितना है 4/5, मतलब ग्रीन है टोटल 80 सिग्नल्स ग्रीन है, और जो अपना रेड कितने हैं टोटल 20 सिग्नल्स हैं, ये अपने को पता है, दिस इज गिवन टू अस। तो ये है इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन परसेंटेज की टर्म्स में अपने को पता है, अपन ने लिखी ए। ठीक है, तो सिग्नल इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए देन ट्रांसमिटेड टू बी। अब ये जो दो सिग्नल हैं वो सिग्नल किसको जाएगा, दो स्टेशन को जाएगा। पहले वो जाएगा स्टेशन ए को,
फिर वो जाएगा स्टेशन बी को। ए के पास जाएगा सिग्नल, फिर वो जो सिग्नल है ए बी को देगा। ये अपने को क्वेश्चन में दिया। अब ये जब सिग्नल देगा तो देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द करेक्ट सिग्नल इज 3/4। तो इसको स्टेशन बी को मैं अलग नंबर रंग से लिख देता हूं। हर स्टेशन को करेक्ट सिग्नल मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग में अपने को नहीं पता कि ग्रीन या रेड है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट है अपने को स्टेप नहीं पता कि यहाँ पे ग्रीन हो भी हो सकता है, यहाँ पे रेड सिग्नल भी हो सकता है। फिर स्टेशन ए को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टेशन ए को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यस, और फिर उससे इन्फॉर्मेशन स्टेशन बी को मिलेगी। तो स्टेशन ए को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी करेक्टली उसका है 3/4। तो ग्रीन से अगर सिग्नल है और स्टेशन ए को इन्फॉर्मेशन ये भी मिल सकती है कि ग्रीन है या रेड है, दोनों इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ध्यान रखिए। ग्रीन भी मिल सकती है उसको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अपने को नहीं पता कि उसको करेक्टली सिग्नल रिसीव हो रहा है या इनकरेक्टली। हुआ क्या है वो अपन ने डिसाइड कर लिया। तो यहां से स्टेशन ए को ग्रीन सिग्नल भी मिल सकता है, रेड सिग्नल भी मिल सकता है, और यहां से भी ग्रीन सिग्नल मिल सकता है और रेड सिग्नल मिल सकता है। ये अपने को पता है। अगर ग्रीन से ग्रीन मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, मतलब 75% चांस है। और ग्रीन से रेड मिल गया उसको तो उसका 25% चांस है। रेड से ग्रीन मिलेगा तो 25% चांस, बिकॉज रॉन्ग मिल रहा है उसको सिग्नल। और यहां से आगे मिलेगा तो उसका 75% चांस है। अब आगे क्या लिखा, इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन। तो बी के बारे में अपने को दे दिया, बी में क्या मिल रहा है उसको सिग्नल, ग्रीन सिग्नल ही मिल रहा है। दिस इज गिवन टू अस। तो गिवन ये है अपना कि स्टेशन बी पे ग्रीन सिग्नल है, ये अपने को पता है। तो अपने को गिवन है कि जो बी है उसको ग्रीन सिग्नल मिला है, बी जी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अब बी में भी क्या हो सकता है, उसको ग्रीन भी मिल सकता है, रेड भी मिल सकता है सिग्नल। तो अब पहले ग्रीन सिग्नल था, उसके बाद में ग्रीन हुआ, वो ए को मिला और उसने आगे ग्रीन दिया। तो इस ग्रीन के बाद में ये स्टेशन बी को ग्रीन सिग्नल भी मिल सकता है, क्योंकि उसने आगे इंफॉर्मेशन जैसे पास करी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको आगे रेड भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये इसका क्या बना रहे हैं, दैट इज सैंपल स्पेस, कि इस तरह से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, दिस इज हाउ इट इज। तो अभी तक जो बेस थ्योरम के क्वेश्चन थे उसमें यही था, ये था और उसके बाद में ये था। ये 3 स्टेप में जा रहा है, ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन थे, एक इवेंट के 2 टुकड़े थे, ये देखो 80-20 टोटल 100, मतलब ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सैंपल स्पेस के 2 टुकड़े। और उसके बाद में आगे आगे उसको मिल रहा है ग्रीन और रेड, यहीं पे खत्म हो जा रहा था। अब इसमें आगे भी जा रहा है सिग्नल। तो अब रेड के बाद में ये इसको सिग्नल मिल सकता है ग्रीन, और इसको मिल सकता है सिग्नल रेड। ये पॉसिबिलिटी है, जो गिवन है उसके अपन बाद में जाएंगे। और ग्रीन के बाद में इसको क्या मिल सकता है, ग्रीन, और यहाँ पे रेड है, इसको मैंने इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। ग्रीन के बाद में इसको आगे भी मिल सकता है रेड, क्योंकि अपने को नहीं पता उसने आगे क्या बोला, उसने झूठ बोला या सच बोला, वी डोंट नो, क्योंकि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, करेक्टली सिग्नल आगे दिया या नहीं दिया उसी के ऊपर प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अब अपने को दे दिया गिवन इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन। तो बी पे ग्रीन है, ये अपने को गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। तो गिवन अपने को ये है कि ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ये गिवन है। किसी भी पाथ से आया बी को तो ग्रीन ही मिला है। तो ये अपना क्या है, टोटल है, ये गिवन है, ये अपना सैंपल स्पेस है इसका। और निकालना क्या है, ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। तो ओरिजिनल सिग्नल ये था, ओरिजिनल पॉइंट को हम ओ से डिफाइन कर देते हैं, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, अपना गिवन है, और जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो अपने को निकालनी है, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था। तो अब अपने को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो कितने सिंपल तरह से अपन को लिख सकते हैं, ओजी स्लैश बीजी, ये लिखेंगे अपन यहाँ पे बीजी। तो अगर मैं इसमें लिखूंगा प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से, तो ये लिखना चाहिए मुझे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओजी इंटरसेक्शन बीजी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजी। और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं डिफाइन कर सकता हूँ तो इट बिकम्स मोर इजियर, ओजी एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीजी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीजी। ये भी अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कर सकते हैं तो इट बिकम्स इजियर। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आपने देखा था, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब आपको आगे सिर्फ ये लिखना है, जी अगर है कितना 80, तो 80 का आप निकाल लो 75% कितना होगा, 80 का 75% होगा 60। तो यहाँ पे आप सिर्फ वैल्यूज लिख लो, ये वैल्यूज कितनी होगी, दिस इज 60। उसका 25% निकालोगे तो 20 आएगा। 20 का अगर आप 25%, क्योंकि ये वैल्यू 20 है, ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पे स्टार्ट में डिफाइन किया हुआ है कितने सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल्स के टर्म्स में हमने इसको लिख लिया, 80 है ये, और ये यहाँ पे 20 है। तो 20 का 25% हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अपन इसको लिख लेते हैं 5, और बचा हुआ क्या है 15, वो आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे पास करो। अब आगे अपने को सिर्फ इन नंबर से मतलब है, ग्रीन 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 ग्रीन। तो बस अब आपको ये देखना है, ग्रीन से ग्रीन जा रहा है मतलब वो सच बोल रहा है, मतलब 75% उसका आपको निकालना। रेड से ग्रीन जा रहा है मतलब झूठ बोल रहा है, मतलब इनकरेक्ट सिग्नल डिनोट हुआ है, तो 25%। ग्रीन से ग्रीन जा रहा है तो सच बोल रहा है, 75%। यहां से यहाँ सच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, यहां से यहाँ क्या होगी वो अलग चीज है। फिर रेड से ग्रीन उसने बताया तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, दैट इज फॉल्स। तो अब आप इनका परसेंटेज निकाल लो, 75% ऑफ 60।
तो हो जाएगा 45। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 45। 20 20 था यहाँ पे, और इसका 25% निकालोगे तो कितना आएगा 5। फिर यहाँ पे 75% ऑफ 5 ये अपने को निकालना है, तो और फिर निकालना है 25% ऑफ 15। तो 25% ऑफ 15 हो जाएगा 15/4। ये वैल्यूज कुछ अजीब सी दिखेंगी, और ये भी हो जाएगा यहाँ पे 15/5 का 75%। अब आप सिंपली ये वैल्यूज को यहाँ पुट करो, तो ये अपना क्या है, फेवरेबल नहीं है, टोटल है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट आएगा 45 + 5 + 15/4 + 15/4। ये वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू, ये टोटल है, ये सारी वैल्यूज अपन ने यहाँ लिखी। अब ये बोल रहा है कि ओरिजिन एंड बीजी, ओरिजिन पे भी जी होना चाहिए और बीजी पे भी जी होना चाहिए। तो ओरिजिन पे भी जी और लास्ट में भी जी, ये वाला जो है ये अपने को यहाँ पे मतलब है, स्टार्टिंग में भी जी होना चाहिए और लास्ट में भी जी होना चाहिए। तो सिर्फ देखो इन चारों में से कौन सा है फेवरेबल, जी और जी वाला यही है, और यहाँ पे जी और जी वाला ये है, जी आर जी भी ये है, जी 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 भी ये है। तो फेवरेबल अपने कौन सी हो जाएंगे 45 + 5। तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए पार्ट ना, 45 + 5। और अब आप इसको इवेलुएट करके देखो कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये अपना फेवरेबल हो जाएगा। तो ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने डिफाइन कर लिया। तो ये 50 आ जाएगा, नीचे आएगा 50 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 30/4, दैट विल बिकम 15/2 7.5। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 50/57.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 115। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 2 20 100 और 5 2 10 5 3 15। देखो आंसर आ गया 20/23, डायरेक्ट आंसर आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, कोई बेस थ्योरम नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट वी हैव डिफाइंड द पाथ जिस पाथ से वो जा रहा है, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन कर लिए लास्ट में जो फेवरेबल है। और ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि सिग्नल ग्रीन पे ही आना है तो उसी से मतलब था। उसमें जो फेवरेबल वाला था वो था ओजी एंड बीजी। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, ऐसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया लास्ट 2 क्वेश्चंस में, इसको आप बेस थ्योरम के हिसाब से भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज लिख के, बट उसमें कैलकुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप वैसे लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 4/5, फिर यहाँ पे आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा 4/5 के बाद में ये प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, दैट इज 3/4। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 3/4। तो अगर आप इसको बेस थ्योरम से लिखेंगे तो इसमें न्यूमरेटर का पार्ट कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे 4 वैल्यूज आएंगे। ये आएगा दैट इज 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो उसमें न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आएगा 4/5 4/5 3/4 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/4। यहाँ 4/5 दो बार लिखा मैंने, 3/4 आएगा। तो ये 1/4 और 1/4, और नीचे आपकी वो 4 वैल्यूज आएंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड दिस। फिर ये आ जाएगा दैट इज 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 प्लस में क्या आएगा 1/5 3/4 एंड 1/4, नीचे वो चारों का सम। वो बेस थ्योरम से लिखने का तरीका है। बट आई थिंक दिस इज एन इजियर वे। अगर आप नंबर से डिफाइन कर सकते हैं तो फाइनल पे बस आप नंबर डिफाइन करते जाइए, और ये इस तरह से आप सैंपल स्पेस को डिफाइन कर लीजिए। दिस इज व्हाई डिफाइनिंग सैंपल स्पेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिफाइनिंग सैंपल स्पेस इज जस्ट डिफाइनिंग हाउ द इवेंट इज प्रोसीडिंग, और उससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका बेसिक भी क्लियर है कि कंडीशनल प्रॉपर्टी ही बेस थ्योरम होती है। इट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये हमारा यहाँ पे हमने बेस थ्योरम के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिक ही देखेंगे, जो आपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिंबल्स लिखे हुए जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो जो भी सैंपल स्पेस होता है, अगर आपको उसको एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट्स, तो हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जो भी सैंपल स्पेस होता है उस सैंपल स्पेस के आप क्या करते हैं, टुकड़े कर रहे हैं। कैसे टुकड़े कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टुकड़े कर रहे हैं। तो ये बोलता है ये जो भी सैंपल स्पेस एस है उसके आप टुकड़े कर रहे हैं। तो अपन बहुत सारे इवेंट्स इसमें डिफाइन कर रहे हैं। एक इवेंट को जैसे अपन ने बोल दिया यहाँ पे x1, फिर एक हो गई x2, एक हो गई इवेंट x3, एक हो गई इवेंट x4, फिर एक हो गई इवेंट x5। ऐसे हम n इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं जिसमें अपन ने सैंपल स्पेस को ब्रेक किया है। तो वी आर जस्ट ब्रेकिंग द सैंपल स्पेस इनटू पार्ट्स। तो सैंपल स्पेस में हमने इवेंट्स ब्रेक करी, और ये जो x है x के हिसाब से इवेंट्स को ब्रेक किया है। तो वो जो रैंडम वेरिएबल x है वो हमेशा क्वेश्चन में लिखा होता है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। बस ध्यान ये रखना है कि सैंपल स्पेस की n पार्टीशन अपन ने करे हुए हैं, उसमें यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू x1 x2 x3 के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है सैंपल स्पेस को टुकड़ों में, और उन टुकड़ों की प्रॉपर्टी p1 p2 p3 अप टिल pn है। तो हम ये बोलते हैं क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी का सम तो 1 होगा, सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी का सम 1 ही होता है, तो p1 से pn का सम क्या होगा, दैट इज 1 होगा। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, अपने को पता है। सिग्मा px 1 होगा, ये हमेशा होगा, क्योंकि ये सारे हम टुकड़े देख रहे हैं कितने पॉसिबल अपन कर सकते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे शो करी। तो हर टुकड़े की प्रॉपर्टी अपन ने डिफाइन कर ली p1 p से pn। जो कैपिटल X है वो क्वेश्चन में डिफाइन होता है, अभी हम देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होगी। अब इसमें दो वैल्यूज डिफाइन करते हैं, मीन
और एक वैल्यू डिफाइन करते हैं वेरिएंस। एग्जाम में मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने का चांस कम है, एडवांस में इसके क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में या जेईई मेन तक आते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन मीन और वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, वो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इस तरह से हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। इसी तरह से वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है, उसमें मीन और वेरिएंस का एक फॉर्मूला आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटा सा पार्ट आ जाए तो आपको समझ आना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है, मीन का मतलब कि आप इंडिविजुअल x1 x2 x3 xn की वैल्यू को p1 p2 p3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो अपने को यहाँ पे मीन या एक्सपेक्टेशन की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से अगर आपको वेरिएंस डिफाइन करना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब है, मतलब जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी जो भी केसेस हो सकते हैं वो आपने लिख लिए और उसकी आपने प्रॉपर्टीज लिख ली। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब है एक्स आई को हम पी आई से मल्टीप्लाई करके करेंगे। और जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, इसका मतलब होता है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर xn स्क्वायर निकालेंगे, x1 स्क्वायर को p1 से, x2 स्क्वायर को p2 से, x3 स्क्वायर को p3 से, इससे मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है, दिस इज नथिंग बट x1 स्क्वायर p1, x2 स्क्वायर p2, x3 स्क्वायर p3 एंड सो ऑन। इसका हमने यहाँ पे क्या किया है, एडिशन किया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन या एक्सपेक्टेशन की वैल्यू एग्जाम में आती है, और वेरिएंस अगर आपसे पूछा जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इससे वेरिएंस डिफाइन करते हैं सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका रूट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आ सकता है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे। अब अपन यहाँ पे देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में लिखे होंगे। तो ये यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स जो है लिखा हुआ नहीं है कि क्या एक्स रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ये लिख दिया है एक्स की बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे डिफाइन, ये अपने को यहाँ पे लिखना है। तो अगर ऐसे टेबल बनी हुई आती है, इसका मतलब यही है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, यहाँ पे 1 के बराबर होगा। ये हमेशा प्रोबेबिलिटी की हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि ये सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये 1 होगा, उससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अब k की वैल्यू 2 आएगी, प्लस और माइनस, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं k की वैल्यू प्लस ही ले सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव ही होगी। तो ये वैल्यू अपन डिफाइन कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, मैं क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ये चीज ये समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन 3, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 6, ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस के पेपर में दिख जाएंगे। दिस इज हाउ दे राइट द क्वेश्चन। इसको समझना जरूरी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। जब ऐसा लिखा हुआ है कभी भी, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है, तो आप कैपिटल एक्स की वैल्यू लेस देन 3 में बोलते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, कैपिटल एक्स इक्वल टू 2 और कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। सिर्फ यही वैल्यूज देते हैं, ध्यान रखेंगे। दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोबेबिलिटी। जब ये लिखा हुआ है तो आपको सिंपली ये तीनों वैल्यूज निकालनी है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे, और उसको ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्स लेस देन 3। ग्रेटर देन 6 लिखा है, तो टेबल में आपको 6 के आगे की जो वैल्यू है उससे मतलब है, तो इसका मतलब है जस्ट नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 7। और 0 से 3 लिखा है, तो 0 इंक्लूड नहीं करना, 3 इंक्लूड नहीं करना, तो 1 और 2 आएंगे इसके बीच में। तो ये जो वैल्यूज है, दिस इज डिनोटिंग नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 2। इसका बेसिकली ये मतलब है। अब ये देखो, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 स्लैश कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 3। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया भी है। तो फिफ्थ पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 3। तो ये तो हो गया a एंड b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 3। तो अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। तो ये आप न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है इसको नोटिस करो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए एंड x की वैल्यू 6 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो 6 से भी बड़ी और 3 से भी बड़ी, तो मतलब 6 से बड़ी होनी चाहिए मतलब है, और 6 को इक्वल टू भी किया हुआ है। तो इसका बेसिकली मतलब है x की वैल्यू 6 हो सकती है और 7 हो सकती है, क्योंकि दो ही केसेस दिख रहे हैं। तो जो न्यूमरेटर का पार्ट अपना लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट कैपिटल x इक्वल टू 6 की वैल्यू और कैपिटल x की वैल्यू इक्वल टू 7, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई। इन दोनों को आपको सिंपली ऐड करना है, ध्यान रखेंगे। जो भी x की वैल्यू हो सकती है उस सब पे आपकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है और ऐड करना है। नीचे क्या आएगा, कैपिटल x ग्रेटर देन 3, तो 3 से ज्यादा आएगा 4 5 6 7। तो नीचे यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। बिकॉज ध्यान रखेंगे ऐड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पार्टीशन होते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऐड करके टोटल प्रॉपर्टी नीचे लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू 6 के लिए क्या वैल्यू है, 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, इन दोनों को ऐड कर देंगे ऊपर, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। आपको सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखेंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 5 6 7। 4 पे वैल्यू क्या है 3k, 5 पे k स्क्वायर, तो नीचे आएगा 3k प्लस k स्क्वायर, प्लस 6 पे वैल्यू है 2k स्क्वायर, और यहाँ पे है 7k स्क्वायर प्लस k। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू 1/10 पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, घबराना नहीं। तो जो भी कैपिटल एक्स है वो हमेशा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, उस नंबर की वैल्यू को आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे और उससे आप डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल इसका ये मतलब होता है अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं,
जिसमें यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा, बट दिस इज यूज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें निकालना क्या है वो देखिए, निकालना है एक्सपेक्टेड गेन एंड लॉस, ये निकालना है। तो जिसका भी आपको एक्सपेक्टेड गेन एंड लॉस निकालना है, तो जो गेन एंड लॉस है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, एक पर्सन थ्रोस टू फेयर डाइस आर थ्रोन, ही विंस ₹15 फॉर थ्रोइंग ए डबलेट। तो टोटल 36 आउटकम है, ₹15 ही विल विन अगर वो डबलेट थ्रो करता है, और वो जीतेगा ₹12 अगर वो करता है थ्रो सम 9, एंड लूजेस ₹6 अगर कोई और आउटकम आता है। तो ये अपना यहाँ पे ये है। तो अब ध्यान रखेंगे, अपने को गेन स्लैश लॉस का एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो ये जो गेन स्लैश लॉस है, यही आपका क्या है, कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स के ही केसेस होंगे। तो हम एक्सपेक्टेड गेन एंड लॉस का मतलब है, एक्सपेक्टेड का तो मतलब हो गया मीन। तो आपको मीन निकालना है किसका, जो भी केसेस गेन और लॉस के बनेंगे उसका। अब जो गेन और लॉस के केसेस बनेंगे वो है ये। तो कैपिटल एक्स जो है वो गेन और लॉस की वैल्यू को डिफाइन करता है। तो कैपिटल एक्स की 3 वैल्यूज है, ये है आपका x1, ये है आपका x2 और ये है आपका x3। और ये लूज है तो ये -6 वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाना चाहूं तो कैपिटल एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 15 हो सकती है, 12 हो सकती है और -6। जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है, जिसका आपको मीन निकालना है, उसको नोटिस करो क्या है, वही कैपिटल एक्स है। उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वही x1 x2 और x3 होता है। तो यहाँ पे अपनी कैपिटल एक्स की वैल्यूज है। अब अपन इन्हीं वैल्यूज के लिए डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर लूंगा, P1 P2 और P3। और अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको P1 से मल्टीप्लाई, इसको P2 से मल्टीप्लाई, इसको P3 से मल्टीप्लाई और सम। यही अपना मीन का फॉर्मूला होता है। तो अब अपने को यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड गेन एंड लॉस। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखना चाहूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी नथिंग बट 15P1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय P2 -6 मल्टीप्लाइड बाय P3। तो ये अपने को निकालना है। तो अब अपन सिंपल इन केसेस की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। तो अगर सपोज मैं पहले निकालता हूं P1, तो P1 होगी इस केस की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन समझेंगे इट बिकम्स इजियर। तो मैं हमेशा देखता हूं, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ वो निकालना, उससे कैपिटल एक्स डिफाइन होगा, फिर इंडिविजुअल केस की प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। तो P1 की वैल्यू कब होगी, तो P1 अपना मतलब ये है कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज योर डबलेट, डबलेट का मतलब होता है दोनों पे सेम नंबर। दोनों पे सेम नंबर के कितने केस होंगे, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6। टोटल 6 ही केसेस हो सकते हैं कि दोनों डाइस पे सेम ही नंबर है। तो प्रॉपर्टी ऑफ P1 की अगर मैं बात करता हूं तो वो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 6/36। वेरी इजी टू राइट। फिर लिखा हुआ है सम 9 आना चाहिए। तो सेकंड केस अपना ये है, सम 9 आना चाहिए। P2 डिफाइन करें। तो सम 9 के हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा, अगर उसको बोल देता हूं P2, तो इसके केसेस लिख लेते हैं। सम 9 कैसे आएगा, सबसे छोटे से डिफाइन करेंगे, 1,6 तो 7 ही होता है। तो मिनिमम नंबर 9 कब आ सकता है, जब यहाँ पे 3 होगा और यहाँ 6 होगा। फिर कब आ सकता है 9, 4 और 5 में आ सकता है। फिर कब आ सकता है 9, 5 और 4 में आ सकता है। तो एक को बढ़ाते जाएंगे, दूसरे को कम करते जाएंगे, फिर 6 और 3, टोटल 4 ही केस मुझे दिख रहा है। तो P2 की वैल्यू आएगी 4/36। अब लिखा हुआ है एनी अदर आउटकम। अब ध्यान रखेंगे, x1 x2 x3 तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा, दैट इज 1। तो ये हमेशा ही होगा यहाँ पे, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये 1 ही होगा, क्योंकि ये सारे केसेस को इंक्लूड करता है। और यहाँ नोटिस करेंगे आप, तो ये जो सम है और ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, देखो यहाँ पे जो केस आएंगे वो यहाँ नहीं आएंगे, कॉमन नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। तो यहाँ पे ये जो लूज का प्रोबेबिलिटी अगर आपको लिखनी है x3 की, अगर अपने को ये डिफाइन करनी है P3, तो उसको डिफाइन करना बहुत ईजी है। P3 विल भी क्या होगा, 1 माइनस P1 माइनस P2। दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट दिस थिंग रेदर देन कि हम उसके भी केसेस काउंट करें। तो अगर अपन यहाँ ये वैल्यू लिखेंगे तो 6 और 10 हो गया, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10/36। तो ये वैल्यू आ जाएगी 26/36। ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे सिंपली P1 P2 P3 की वैल्यू पुट कर देना, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। लॉस का मतलब -6 है तो मैंने माइनस लिया। अगर आंसर प्लस में आएगा तो यू विल गेट द मीन ऑफ गेन, और अगर नेगेटिव में आएगा तो यू विल गेट मीन ऑफ लॉस, जो भी है गेन या लॉस, प्लस या माइनस साइन के साथ। तो एक अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें दिखता नहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट मीन अगर लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है जिस भी वेरिएबल की, तो उस वेरिएबल के आपके जितने भी केसेस होंगे आप चेक कर सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और उसके केस में अगर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ xi pi करके सिंपली ऐड करके आंसर निकालना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी एक कैपिटल एक्स की वैल्यू के लिए, जैसे क्वेश्चन में डिफाइन है वेरिएबल गेन या लॉस, ऐसा हो सकता है, तो उसके केसेस में हम डिफाइन करते हैं। अब अगर मैं जैसे सपोज डिफाइन करता हूं कैपिटल एक्स की वैल्यू कि अगर एक पैक ऑफ कार्ड्स है उसमें से हमने 5 कार्ड ड्रॉ किए, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये उसका सैंपल स्पेस है। और मैं बोलूंगा मैंने कैपिटल एक्स डिफाइन किया नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, तो आपके नंबर ऑफ रेड कार्ड्स के जितने भी केसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं।
तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 सिर्फ यही होगी। और उसके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे, 6 केसेस के लिए प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर लेंगे, तो उसकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। दिस इज द वे, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तो अगर वो फिक्स नहीं करता है कितने नंबर है, वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेड कार्ड्स के हिसाब से आप बताओ कि एक्सपेक्टेशन क्या है या मीन क्या है, तो वो अपन निकाल सकते हैं सिंपल हर केस में प्रोबेबिलिटी डिफाइन करके मल्टीप्लाई करके। तो ये हम क्या करते हैं, एक सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो बाइनोमियल का मतलब होता है दो। अगर हमने एक सैंपल स्पेस के दो ही टुकड़े किए, तो हम ये बोलते हैं हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को दो टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक टुकड़े को अपन बोल देते हैं सक्सेस और एक टुकड़े को अपन बोल देते हैं फेलियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं जिसमें दो ही चीज पॉसिबल होती है। जैसे अगर अपन ने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीजें पॉसिबल है। अगर मैंने बोल दिया मैंने एक डाई को थ्रो किया और नंबर के इवन या ऑड की बात कर रहा हूं, तो उसमें दो ही केसेस हैं, तो वो वहां पे हो गया। तो इवन या ऑड नंबर हो सकता है, या फिर मैंने एक आइटम को सिलेक्ट किया, वो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। और एक मैंने शूट किया टारगेट को, तो मैं मिस भी कर सकता हूं और हिट भी कर सकता हूं। तो इस एक केस को, एक एक्सपेरिमेंट को, एक उसको हम बोलते हैं ट्रायल। और हम सेम ही चीज बारी 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 करते जाते हैं। तो अपन ने क्या किया, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को किया यहाँ पे टारगेट। तो हमने क्या किया, एक इवेंट के, एक एक्सपेरिमेंट के दो टुकड़े निकाले, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फेल होगा या पास होगा। अगर यहाँ पे अगर हम मैच की बात करते हैं तो विन होगा या लूज होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें लिखा हुआ है विन लूज और ड्रॉ, तो उसमें ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा है अभी अपन देखेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलता है कि बाइनोमियल मतलब दो, मतलब आपने प्रोबेबिलिटी के दो टुकड़े किए सक्सेस और फेलियर में। हर ट्रायल में दो ही टुकड़े हैं, सक्सेस या फेलियर। एक को सक्सेस बोल दिया, दूसरे को फेलियर। द ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो अब अपन ने क्या किया, एक चीज एक बारी करी, जैसे मैंने शूट किया, फिर से मैंने शूट किया, फिर से मैंने शूट किया, तो सेम ही चीज मैं बारी बारी कर। तो जिसमें क्वेश्चन में ऐसा आता है कि मैंने 50 बार शूट किया, या कितनी बार शूट किया अपने को नहीं पता, एन टाइम्स शूट किया, तो हम बारी बारी एक ही चीज कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। तो उसके केस में क्या है, वो ही दो टुकड़े बारी बारी आएंगे, क्योंकि उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है। इनको अपन बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स। ये ट्रायल इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में। प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसको अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक ट्रायल के दो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल दो पार्ट है, दो टुकड़े हैं, सेम ट्रायल बारी बारी रिपीट हो रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट के दो ही टुकड़े हैं, इन टू पार्ट्स, इन टू कट्स, जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अब इसमें डिफाइन कैसे किया जाता है, तो हम ये बोलते हैं सेम ही चीज बारी बारी कर रहे हैं, और जो सेम चीज बारी बारी कर रहे हैं उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं हर बार। तो उसको हम बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। इसका नाम है बर्नौली ट्रायल। वो एक बारी में जो किया गया दैट इज कॉल्ड ए ट्रायल। तो अपन ये बोलते हैं हर ट्रायल में दो ही आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। उसको अपन डिफाइन करते हैं पी और क्यू से। अब मैं आपको बोलता हूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिना फॉर्मूले के अगर अपन करते हैं तो उसका क्या मतलब है देखेंगे। तो अगर मैंने बोला आपने एक कॉइन को टॉस किया, कितनी बार किया आपने, 10 टाइम्स टॉस किया सपोज, सिंपल सा क्वेश्चन। और आपको मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 4 बार हेड आना चाहिए। अब अगर आप इसके बनाने लग जाएंगे सैंपल स्पेस, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 3 कॉइन टॉस का पता है, 2 का पता है। अब नोटिस करो, जो भी चीज बहुत नंबर बार होती है ना, 10 बार 20 बार 50 बार, तो मोस्टली वो बाइनोमियल का ही क्वेश्चन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप तो ये नोटिस करो, 10 बार आपने जो चीज करी, हर बार आपने एक ही चीज करी। फर्स्ट टॉस में आपने क्या किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सेकंड टॉस में क्या होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, यही आउटकम्स होंगे। सेकंड थर्ड में भी ये आएगा। तो हर ट्रायल में सेम ही चीज बारी बारी रिपीट हो रही है, और हर ट्रायल में दो ही आउटकम है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो अब यहाँ पे अगर अपने को 4 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, 4 हेड का मतलब बाकी 6 कितने हो गए, टेल हो गए, तो 4 हेड और 6 टेल। तो अगर अपने इसको प्रॉपर्टी निकाली बिना फॉर्मूले की भी अपन कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है ये हेड की प्रॉपर्टी, ये हेड की प्रॉपर्टी, ये हेड की और ये हेड की, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है, सेम फॉर टेल। तो अपन ये बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी अगर 1/2 है, इसकी प्रॉपर्टी अगर 1/2 है, इसकी भी 1/2 है और इसकी भी 1/2 है। तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 बार हेड आना चाहिए, तो चारों की हेड की मल्टीप्लाई कर दी, बाकी टेल की मल्टीप्लाई कर दी। तो अपन ये बोल सकते हैं 1/2 की पावर 4 आएगा, ये हेड की प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई कर दी, टेल की प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई कर दी 1/2 की पावर 6। ये तो अपन ने यहाँ लिख ली। जरूरी नहीं है कि जो दो आउटकम्स आ रहे हैं हेड और टेल सेम प्रॉपर्टी होगी। क्वेश्चन में अगर लिख सकता है हेड की प्रॉपर्टी 1/3 है, टेल की 2/3, तो 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 6 आएगा, बट इसका प्रोडक्ट ही आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन ने क्या किया है, इसका एक ही केस लिया है। तो मैंने आपको अनऑर्डर्ड और ऑर्डर बताया था, इसमें ऑर्डर जो है फिक्स नहीं है। तो इसमें अपन क्या लेंगे, अगर इसके नंबर ऑफ वेज ले लेते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट, और अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी टोटल। क्योंकि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है सेम ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बारी बारी आएगी, उतने केसेस बनेंगे सैंपल स्पेस में। तो इसके नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो ये जो प्रॉपर्टी है इतनी बार रिपीट होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अब मैंने कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, जस्ट यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर 4 हेड और 6 टेल चाहिए,
4 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, 6 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, बिकॉज़ आई नो दे आर इंडिपेंडेंट। सबको मल्टीप्लाई किया। अब मैंने ये सोचा कितने केसेस होंगे ऐसे? क्वेश्चन में ये तो लिखा हुआ नहीं कि पहले 4 हेड आने चाहिए, बाद में 6 हेड। फिक्स कर देता अगर ऑर्डर, तो अपन सिर्फ ये आंसर लिखते। लेकिन लिखा हुआ है कि पहले टोटल 4 हेड आने चाहिए, बाकी 6 टेल ही होंगे, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो आपको उसका अरेंजमेंट लेना पड़ेगा और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने नंबर ऑफ केसेस होंगे। तो इसी हिसाब से अगर आप इसको लिखेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6। तो ऐसे डिफाइन करते हैं, तो ये बोलते हैं 10, ये तो हो गए नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने ट्रायल किए अपन ने? 10 ट्रायल्स। कौन से? बर्नौली ट्रायल, क्योंकि हर ट्रायल में 2 ही आउटकम, और उसमें से ये कितने हैं? 4 हेड है। तो जिसका आंसर निकालना है उसको मैंने बोल दिया सपोज सक्सेस, तो ये नंबर ऑफ सक्सेस है। और ये कितने हैं? 6, तो ये हो गए नंबर ऑफ फेलियर। उसको अपने टेल को फेलियर बोल दिया। तो ये बोलता है ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी, इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया। तो सक्सेस की पावर में वही पावर आएगी जितनी नंबर ऑफ सक्सेस है, फेलियर में भी वही पावर आएगी जितने नंबर ऑफ सक्सेस है। तो ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस को अगर हम एक्स से डिफाइन करते हैं, कितनी सक्सेस है वो क्वेश्चन में लिखा होता है। कई बार एक्स की वैल्यू फिक्स होती है, कई बार एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती। कई बार वो बोल देगा नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ हेड्स लेस देन नंबर ऑफ हेड्स जो है एटमोस्ट 2 हेड्स आने चाहिए। अब एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब है फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं। तो तीनों किस लेने पड़ेंगे? तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो 2 के केस में अगर आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालेंगे अरेंजमेंट, फिर आप 1 के केस में निकालेंगे, फिर 0 के केस में फिर ऐड करेंगे। तो ये क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो टोटल है एन ट्रायल्स, उसको अपन एक डब्बे में डाल। अब ये डब्बे भी देखो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है, सब डब्बे अलग अलग हो गए। अब ये जो डब्बा है उसमें सक्सेस को आपने एक अलग चीज डिफाइन कर लिया, फेलियर को अलग डिफाइन कर लिया। तो अब एन टुकड़े, अगर एन ट्रायल्स हैं तो एन सक्सेस के टुकड़े और एन फेलियर के टुकड़े। तो अगर मैं यहाँ पे इन सबको कंबाइन करके एक बड़ा सैंपल स्पेस डिफाइन कर देता हूं एस, ये मैंने डिफाइन कर दिया एस। तो अब ये बोल रहा है कि जो सक्सेस के जितने भी टुकड़े हैं, जैसे सपोज मैंने सक्सेस के टुकड़ों को ऐसे डिफाइन किया, ये सक्सेस का टुकड़ा है, फिर यहाँ पे मैंने ये फेलियर का टुकड़ा है, फिर मेरे सक्सेस का टुकड़ा है, फिर मेरे फेलियर का टुकड़ा है। इस तरह से मैंने डिफाइन किया। ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन ये सारे में कॉमन तो कुछ होगा नहीं। तो अपन ने ये सारे टुकड़ों को ऐड करके एक बड़ा सैंपल स्पेस डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब वो बोल रहा है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सक्सेस कितनी है? एक सक्सेस है, दो सक्सेस है या तीन है? तो नंबर ऑफ सक्सेस पे डिपेंड करता है। ये सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। कितनी सक्सेस है? 4 सक्सेस है। तो अपन ये सारे टुकड़े की प्रोबेबिलिटीज ऐड करते हैं। उसका तरीका होता है, आपने ऐसे लिख लिया अरेंजमेंट करके, या उसका हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है एनसीआर, क्योंकि देखो ये क्या लिखा हुआ है, 10C4 लिखा है। तो 10 है नंबर ऑफ ट्रायल्स, 10 बार फेंका है, 4 हेड है तो 4 सक्सेस है। तो अपन 10C4 भी लिख सकते हैं, NCX भी लिख सकते हैं। सक्सेस की जो पावर है वो कितनी आएगी? जितनी नंबर ऑफ सक्सेस है, मतलब जितने नंबर ऑफ हेड है। तो P की पावर वो आएगी, Q की पावर क्या आएगी? जितने नंबर ऑफ फेलियर है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर n है, तो n में से x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उतने फेलियर होंगे। तो 10 बार टॉस किया है तो 4 बार हेड है तो 6 बार टेल होगा, तो टेल की पावर 6 आएगी। ऐसे हम उसको डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से, इसको इसे लिखा जाता है। तो वो ये बोलता है कि किसी भी नंबर ऑफ सक्सेस के लिए अगर अपन डिफाइन कर देंगे प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये डिफाइन कर जाती है नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हर एक ट्रायल के अंदर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है? 1 के बराबर है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब वो बोलते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ सक्सेस के हिसाब से डिफाइन करोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहे हो नंबर ऑफ सक्सेस का, नंबर ऑफ सक्सेस क्या है? वो एक बाइनोमियल के हिसाब से यहाँ पे, या दो पार्टीशन के हिसाब से बहुत सारे ट्रायल्स डिफाइंड है, इसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज जस्ट नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? Probability distribution of number of success in Bernoulli trials. That is called the binomial distribution. ये हम ये बोलते हैं सक्सेस का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो सक्सेस की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है। नंबर ऑफ सक्सेस 0 होगी तो यहाँ पे NC0 Q की पावर n आ जाएगा। नंबर ऑफ सक्सेस 1 होगी तो NC1 P की पावर 1 Q की पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ सक्सेस 2 होगी, नंबर ऑफ सक्सेस n होगी, ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी टर्म्स को देखेंगे तो ये क्या है? ये टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q की पावर n, NC0 Q की पावर n, NC1 P की पावर n, Q की पावर n माइनस 1। तो अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? आपको P प्लस Q की पावर n ही मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? P प्लस Q की पावर n, यहाँ पे यही आने वाला है, राइट। और P प्लस Q अपने को पता है 1। तो देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस का करेंगे तो वो भी सम कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में ऐसे भी लिखा हो सकता है BNP। इसका मतलब क्या होता है? पहले टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेस। और इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 3, तो ये डिनोट करता है कितनी नंबर ऑफ सक्सेस है। तो अगर n ट्रायल्स है तो n माइनस 3 हो जाएंगे फेलियर। तो ऐसे हम इसको यहाँ पे समझते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ये अपने को पता है सबका सम 1 होगा। और इसके केस में अब हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं? इसके केस में हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज मीन और वेरिएंस। तो मीन अगर आप डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा? सिग्मा xi और p xi, यही तो होगा। इसको इससे मतलब इससे मल्टीप्लाई और एडिशन।
तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा r मल्टीप्लाइड बाय nc0 क्यू की पावर n, r मल्टीप्लाइड बाय ncr p की पावर r क्यू की पावर n माइनस r। तो ये जो अपन ने है फॉर्मूला देखा था, r मल्टीप्लाइड बाय ncr p की पावर r क्यू की पावर n माइनस r, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे हम कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किसमें देखा था हमने? बाइनोमियल की सम ऑफ सीरीज में। तो वो फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे, r मल्टीप्लाइड बाय ncr का सम क्या होता है, उसमें सिर्फ p और q एक्स्ट्रा आ रहे हैं और तो कुछ आ नहीं रहा। तो वैसे केस में अगर आप मीन की वैल्यू निकालेंगे तो npq आएगी, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए, np आएगी वैल्यू, npq नहीं। और जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, अभी हमने देखा था फॉर्मूला, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। और ये वैल्यू निकालोगे तो होती है एनपीक्यू। इसको आप रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं। तो मीन और वेरिएंस का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा नोटिस करो, एक चीज को आप बारी बारी तो नहीं कर रहे, बारी बारी कर रहे हैं, और बारी बारी जब कर रहे हैं हर ट्रायल में दो ही आउटकम्स हैं, तो उसका मीन और वेरिएंस का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अपन यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए वेरी फेवरेट टॉपिक जो जे एडवांस में काफी बार पूछा जाता है। जैसे अपन देखेंगे आईआईटी 2009 का क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा हुआ है ए फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल 6 इज ऑब्टेन्ड। अब आप बोलेंगे सर इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि 6 इज ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है, 6 ऑब्टेन होगा। फेयर डाई में तो 6 आउटकम हो सकते हैं, तो 6 आउटकम बारी बारी आएंगे, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंबल आ जाते हैं, x इक्वल टू 3, x6, x3 ऐसे लिख सकते हैं। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि हम एक ही चीज बारी बारी कर रहे हैं यहाँ पे, और हर बारी में क्या है, नंबर ऑफ जो आउटकम आएंगे दैट इज 6, वो यहाँ पे अपने को दिख रहा है, अपने को बारी बारी करना है। और x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस, तो नंबर ऑफ टॉसेस 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इक्वल टू 3। तो अब इस तरह से लिखा होता है तो आपको घबराना नहीं है, बस क्या है स्टूडेंट इसी में घबरा जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 3 का मतलब क्या है। तो इसको बस रीड करो आप, x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टॉस। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये है नंबर ऑफ टॉसेस 3। इसका मतलब क्या है, आपने फेयर डाई को 3 बार टॉस किया है फिर 6 आया है, इसका ये मतलब उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी क्या हो। तो ये तो नंबर ऑफ टॉस बता रहा है और प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टॉस बता रहा है 3 है, अगर दिए हुए तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि वही अपने को यहाँ निकाला। तो 3 टॉस में 6 कैसे आएगा, तो ये तब पॉसिबल अगर केस की बात करेंगे तो लास्ट आउटकम 6 ही आना चाहिए, राइट। अब पहला आउटकम 6 आ भी सकता है, दूसरा आउटकम 6 नहीं भी आ सकता, दोनों 6 नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिखता है, क्योंकि अपन तभी तक टॉस करेंगे जब तक 6 नहीं आएगा, 6 आते ही अपन टॉस को छोड़ देंगे, नहीं करें। तो इसने जब बोला 3 टॉस में 6 आना चाहिए, मतलब थर्ड टॉस में ही 6 आना चाहिए, पहले 2 टॉस में 6 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे समझने का ये मतलब है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो घबराना नहीं, सिर्फ आपको बताना चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी, पहले में भी 6 नहीं आना चाहिए, दूसरे में भी 6 नहीं आना चाहिए, सिर्फ तीसरे में ही 6 आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 6 आएगा अपन रुक देंगे, तभी तक अपन उसको टॉस करेंगे। तो पहले में 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं डाई में, तो 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 6 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले 6 की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6, दूसरे 6 की भी होगी नहीं आने की 5/6, तीसरे में 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि डाई टॉस क्या है वो, या डाई का थ्रो जो है वो इंडिपेंडेंट है, पहली बारी में जो आएगा, दूसरी में जो आएगा, तीसरी में आएगा, आपस में कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू आएगी 5/216। अब अपना यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब नंबर ऑफ टॉसेस 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, अगर आपको ये निकालना है कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अब आपको सारे केस लेने पड़ेंगे। ये यहाँ पे क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टॉस को। तो ये बोल रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ टॉस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे वैल्यूज क्या आ सकती है, प्रोबेबिलिटी या तो x की वैल्यू 3 हो या x की वैल्यू 4 हो, सारे केसेस आपको लेने पड़ेंगे और प्रोबेबिलिटी आप सिंपली ऐड करेंगे, इसका ये मतलब। तो अब अपने को नहीं पता कितने टॉसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा, और इस तरह का अपने इनफाइनाइट जीपी का लूप का क्वेश्चन देखा था। तो दीज आर इनफाइनाइट टर्म्स, और इनफाइनाइट जीपी बनेगी, उसका आपको इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन करना है, ये तरीका है। लेकिन इसका एक और तरीका अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टॉसेस। तो अपने को पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल सम क्या होता है, दैट इज 1। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, ये आप हमेशा लिख सकते हैं, इसीलिए सिंबल समझने जरूरी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 का मतलब जीरो टॉस, जीरो टॉस तो कर ही नहीं सकते, तो इसको तो आप हटा ही दो, क्योंकि जीरो टॉस जैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 टॉस या 2 टॉस ही हो सकता है, जीरो टॉस में तो कैसे भी नहीं आएगा, उसका आंसर 0 भी लिख सकते हैं। 1 टॉस का मतलब क्या है, पहले टॉस में ही 6 आ जाना चाहिए, यही मतलब है x इक्वल टू 1।
तो पहले में 6 आ जाना चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। दो टॉस में 6 आना चाहिए, मतलब पहले में 6 नहीं आएगा, दैट इज 5/6, दूसरे में 6 आएगा, दैट इज 1/6। तो ये आपका आंसर आएगा 1 - 6/36 - 5/36। मैं एलसीएम लेने के लिए इसे लिख रहा हूँ, तो ये आएगा 36 - 11। तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 25/36। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इट बिकम्स इजियर। आपको दो ही वैल्यूज लिखने हैं, नहीं तो आपको 3 के लिए वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 5/6, 5/6, 1/6। 4 के लिए लिखना पड़ेगा 5/6, 5/6, 5/6 और 1/6। 5 के लिए लिखना पड़ेगा 5/6 की पावर 4 फिर 1/6, क्योंकि 4 बार फिर वो 6 नहीं आएगा। तो इनफाइनाइट जीपी का जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैपिटल X = 3, कैपिटल X > 3, और यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये गिवन ये। तो इसमें अगर अपने को करना है तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं थर्ड पार्ट को, कि यहाँ पे कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी, > 6 लेस स्लैश x इज > 3, और इस तरह का अपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, > 6 एंड x > 3 अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ x > 3, ये अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो x > 6 एंड x > 3 मतलब x > 6 न्यूमरेटर में ही लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है x > 3। तो x > 6 का मतलब क्या है, x = 6 और x = 7 और x = 8, तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगे। और नीचे लिखा हुआ है x > 3 का मतलब है x = 4 और x = 5 और x = 6, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका एडिशन नीचे आएगा। तो 6, 7, 8 पे क्या होगी, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, नीचे वाली भी एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी, अपने को दिख रहा है, और उसका अपन डिवीजन यहाँ पे ले लेंगे। तो x = 6 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू आएगी 5 बार, तो 6 नहीं आएगा, तो 5/6 की पावर 5 अगर हम जीपी से करेंगे 5/6 की पावर 5, फिर ये आएगा 1/6 प्लस 7 का मतलब 60 टॉस, तो पहले 6 टॉस में तो नहीं आएगा, 5/6 की पावर 6 फिर 1/6, इस तरह से एडिशन ही आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, 5/6 की पावर 4, 4 में आएगा तो 5/6 की पावर 3 और 1/6, और यहाँ पे क्या आएगा 5/6 की पावर 4 1/6, ऐसे आ जाएगा। तो अब ये एक इनफाइनाइट जीपी है, नीचे भी इनफाइनाइट जीपी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे a/1 - r, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, a है अपना ये अपॉन 1 - r, a अपना यहाँ पे है 5/6 की पावर 5 1/6 अपॉन 1 - r, r कितना है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आप नोटिस करोगे 5/6 ही है, तो 1 - 5/6 आएगा। और नीचे देखेंगे तो आएगा a की वैल्यू है 5/6 की पावर 3 1/6, और 1 - r यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 5/6 ही है, तो ये तो इवेंचुअली कैंसिल हो जाएगा, अपने को दिख रहा है, दिस विल कैंसिल आउट। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, अब अपन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5/6 क्यूब 5/6 5 कैंसिल, 5/6 का स्क्वायर बच जाएगा, और 1/6 तो कैंसिल ही होना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 25/36। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज यही थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि सिंबल का मतलब क्या होता है। और इनफाइनाइट जीपी पे मैंने क्वेश्चन पहले आपको कराया था, इनफाइनाइट टू, इस तरह से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में भी आ सकता है। सिंपली आपको राइट करनी है वैल्यूज, ये चीज काम की है, इसमें इनफाइनाइट जीपी बना के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल प्रॉपर्टी का सम पता होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे जो है कैपिटल एक्स को डिनोट करते हैं, फिर आप कैपिटल एक्स की वैल्यूज असाइन करना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे आप लिखते जाते हो, सबकी प्रॉपर्टी ऐड करने, क्योंकि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। और सेम ही तरह की चीज हमने इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जीपी के जब क्वेश्चन किए थे, वहां पे मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस तरह के क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी कॉमन है, जेई में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड। इस तरह का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए शूटर शूट्स ए टारगेट। टॉस करेंगे हेड या टेल, शूट करेंगे हिट या मिस। मिनिमम नंबर ऑफ ए टाइम्स वी क्या करते हैं यहाँ पर अपन, वी सेलेक्ट, वी डिफाइन वेदर ए प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव और नॉट, वो भी अपन कर सकते हैं सिलेक्शन। तो ऐसा किसी में भी आ सकता है। सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अपन क्या कर रहे हैं, कॉइन को बारी बारी टॉस कर रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बार टॉस होगा, 2 बार टॉस होगा एटलीस्ट। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें कि 2 बार टॉस करेंगे, 2 बार नहीं सॉरी एन टाइम टॉस करेंगे, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, क्योंकि x > 2, इसका ये मतलब है। और 2 बार एटलीस्ट हेड आना चाहिए, मतलब 2 बार सक्सेस आनी चाहिए। तो हमें पता है x = 2 x = 3 x = 4, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। और अगर अपने को इसका सम निकालना है तो इसको इजीली अपन निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इज 0, नंबर ऑफ सक्सेस इज 1, दिस इज इजी टू सॉल्व। तो इसमें कॉमन क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेस। एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस। दैट इज द इजी वे टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे लिखते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 0 हेड का मतलब 0 सक्सेस, 0 सक्सेस का मतलब जो सक्सेस की पावर है
अब कॉइन में क्या होता है, देखो अगर हमने फॉर्मूला देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला क्या था, एनसी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एक्स। अब कॉइन टॉस क्यू की पावर, सॉरी पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब कॉइन टॉस में क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में काफी कॉमन चीज है, कॉइन टॉस में क्या होगा, पी इक्वल टू क्यू होगा, वो वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें पी और इक्वल टू क्यू होता है, तो आप नोटिस करो ये वाली चीज अगर आप यहाँ लगाओगे पी इक्वल टू क्यू, तो पी की पावर एक्स और पी की पावर एन माइनस एक्स यही आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप इसको लिखेंगे पी की पावर एन आ जाएगा, एन सी एक्स पी की पावर एन जनरेट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि सेम बेस है, सेम बेस की वैल्यू 1 है, पावर ऐड हो जाएंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे जीरो हेड की प्रॉपर्टी क्या होगी, एन सी जीरो 1/2 की पावर है, एन सी वन 1/2 की पावर, यहाँ पे यही वैल्यू आने वाली। तो अपन ये लिखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। देखो 1/2 की पावर है, 1/2 की पावर है, अपने को उसको सेपरेट करके लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है पी और क्यू अगर सेम होते हैं तो आप इस तरह से उसकी वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। तो ये एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये ध्यान रखेंगे, ये वाला जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ये जो सम आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस सिंबल्स इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। अब यहाँ पे ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया, क्योंकि 1 को इधर ले गए उसको इधर उधर ले गए, तो ये आएगा ये वैल्यू 1 प्लस एन अपॉन 2 की पावर, क्योंकि एनसी 0/2 की पावर है, एनसी 1/2 की पावर है, इज लेस देन इक्वल टू 4/100 मतलब 1/25। अब अपने को मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना वैसे मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एन की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। एन की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो नीचे 8 आएगा, ऊपर क्या आएगा 4, 4/8 क्या होता है 1/25, 1/2 1/2 1/25 से बड़ा है। तो ऐसे आप 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। या इसको आप रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं, इट बिकम्स इजियर, 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो अब ये रेशियो इवैल्यूएट करना इजी है। तो अगर आप n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये सेटिस्फाई करेगी लेस देन इक्वल टू 25। 8 के लिए आएगा यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आप 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 अपॉन 2, तो ये 1 आ जाएगा। कुछ मिस्टेक करिए यहाँ पे, ये लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ओके, तो अगर अपन यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, अपने को पता है। 1 पुट करेंगे तो ये 2/2 आएगा, 1 तो 25 से बड़ा नहीं, ऐसे आपको चेक करना है। 8 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 8 अपॉन 8 प्लस 1। 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 5 32 64 120, तो ये 128 अपॉन 9, अगर आप ये निकालेंगे 25 से बड़ा आएगा, तो मिनिमम नंबर पूछा है तो मिनिमम नंबर आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन है, जेई एडवांस में काफी बार आए हैं, 3-4 बार। तो इट इज क्वाइट कॉमन वे ऑफ राइटिंग, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है तो सेम चीज में बारी बारी वो एक ही चीज आनी चाहिए, कितने मिनिमम नंबर टाइम्स ऐसा होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कितने बर्नौली ट्रायल उसके हैं। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक बैग में 30 व्हाइट बॉल है, 10 रेड बॉल है, 16 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। तो 16 टाइम्स आपने एक ही चीज करी है, और कैसे करी है, विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट जब भी आप करोगे तो आप एक ही चीज को बारी बारी करो, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग विल रिमेन द सेम। और हर बार आप जब निकालेंगे तो लिखा है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। तो जब भी कैपिटल एक्स डिफाइन है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो आप विजुलाइज करो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी हो सकती है, 0 1 2 3, ऐसे ही केसेस बनेंगे। अब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो है, अब आप नोटिस करो कि जिसके नंबर की बात कर रहा है, व्हाइट बॉल्स की बात कर रहा है, तो हर बार जब आप बॉल निकालेंगे तो कितने आउटकम पॉसिबल है, या तो व्हाइट निकलेगा या रेड निकलेगा। हर बारी में सेम ही चीज होगी, तो सेम ही चीज बारी बारी रिपीट कर रही है और हर बारी में दो ही आउटकम पॉसिबल है, तो डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है। तो उसके केस में मतलब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली मीन और वेरिएंस का जब भी स्टैंडर्ड डिवीजन क्वेश्चन आएगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वो पूछा जाता है। तो इतनी बॉल है, इतनी व्हाइट है, इतनी रेड है, नंबर ऑफ ट्रायल 16 है, क्योंकि 16 बार हम सेम ही चीज कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू अपने को पता है। फिर होता है ईच ट्रायल में सक्सेस। सक्सेस का मतलब व्हाइट बॉल ड्रॉन, क्योंकि उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी का एक्स डिफाइन किया गया है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस पी है। और रेड बॉल ड्रॉन की सक्सेस वो जो हो जाएगी, प्रॉपर्टी फेलियर हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस कितनी होगी, 30 व्हाइट आउट ऑफ 40, 3/4, फेलियर हो जाएगी 1/4, तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ पी भी निकाल सकते हैं, वो भी वही वैल्यू आएगी। अब अपने को निकालना है मीन। मीन होता है एनपी, हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एनपीक्यू, तो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। ये हमने लिखा था पहले, फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो ये वैल्यू आएगी √3। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, फिर रेशियो निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा 12/√3 कितना हो जाएगा 4√3, क्योंकि √3 से रैशनलाइज करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं इनफाइनाइट जीपी को लेके, और बेस थ्योरम को कैसे सॉल्व करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कवर करने वाले। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली प्रोबेबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चन जे एडवांस में आता है मोस्टली उसमें पीएनसी के कम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऐसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो काउंटिंग कम करनी होती है, प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन समझ आना जरूरी है, उससे सॉल्व करना जरूरी होता है। तो ये सब चीजों की आप ध्यान रखिए।